हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। प्यारे साथियों, आज हमने मनोविज्ञान की क्लास स्टार्ट कर दी है। ध्यान देना, मनोविज्ञान का मैं क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ यहाँ पे। ये क्रैश कोर्स जो है ना, आपको किस किस परीक्षा में फ़ायदा पहुँचाने वाला है। ध्यान देना, ये आपको स्पेशल तो रीट के लिए है ये, लेकिन ये आपको सी टेट, यूपी टेट और ध्यान देना एम पी टेट और सेकंड ग्रेड हैं और जितनी भी टीचर की जितनी भी भर्तियां हैं उसमें क्या ये मनोविज्ञान काम में आने वाला विषय है। ध्यान देना, ये रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड सभी विद्यार्थियों के लिए काम में आने वाला है मनोविज्ञान। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये मनोविज्ञान क्लास मैंने किस खुशी में प्रारंभ किए हैं ये ध्यान देना। हमारे धाकड़ साइंस क्लासेज ने मात्र कितने 10 से 11 दिन में 100 सब्सक्राइब पार कर लिए हैं, यानी 100 सब्सक्राइब से ऊपर जा चुका है। तो 100 सब्सक्राइब की खुशी में हमने ये क्या किया है, मनोविज्ञान का क्रैश कोर्स प्रारंभ किया है। ध्यान देना दोस्तों, हमने कोई मनोविज्ञान का कोर्स कराना हमारा मकसद नहीं था। हमने तो केवल क्या किया है, 100 सब्सक्राइब की खुशी में 100 सब्सक्राइब हो गए हमारे इतने कम समय में, इसलिए हमने क्या कर दिया, मनोविज्ञान का क्रैश कोर्स प्रारंभ कर दिया। और ये मान के चलो, इस क्रैश कोर्स से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो मैं क्रैश कोर्स कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं बोर्ड पे जो लिखाऊंगा, बोर्ड पर जो लिखाऊंगा ना, इसमें से आपके रीट 2020-21 में एक भी प्रश्न बाहर से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारी विषय वस्तुओं को शॉर्ट में यहाँ बता रहा हूँ आपको। क्या कहते हैं ना कि गागर में सागर भरने वाली, वही वाली चीज़ यहाँ पे बताऊँगा मैं। तो दोस्तों ध्यान देना, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट कर देते हैं। देखो, जैसा कि मैंने यहाँ पे टॉपिक लगा रखा है, कौन सा, देखो मनोविज्ञान का क्रैश कोर्स चला रहा हूँ मैं। फिर से सुन ले एक बार, मनोविज्ञान का क्रैश कोर्स कर रहे हैं हम। तो मनोविज्ञान का परिचय की बात कर लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो मनोविज्ञान जो है ना, मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। इधर ध्यान देना, मनोविज्ञान के लिए अंग्रेजी में किसका उपयोग किया जाता है, साइको। ध्यान देना, साइकोलॉजी। दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मनोविज्ञान है ना, मनोविज्ञान के लिए जो मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। ये बोल सकते हैं सिंपल भाषा है, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब ये साइकोलॉजी यहाँ तक तो ठीक है कि साइकोलॉजी, लेकिन ध्यान देना, ये साइकोलॉजी शब्द है ना, ये मेन तो ये चीज़ आई है हमारे। ये साइकोलॉजी शब्द जो है ना दोस्तों, ध्यान देना, ये जो है ना मूलतः ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। दो शब्द कौन कौन से, पहला तो है साइकी। ध्यान देना दोस्तों, पहला कौन सा शब्द है हमारे पास, साइकी, ये लिख दिया मैंने साइकी। और दूसरा है लोगस, दूसरा मेरे पास क्या है, लोगस, ठीक है दोस्तों। इधर ध्यान से समझ लेना, ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि ध्यान देना, ये क्या है, साइकी, और साइकी का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान देना, साइकी जो है ना, साइकी का अर्थ जो होता है ना, साइकी का अर्थ होता है क्या, आत्मा, ठीक है ना दोस्तों। केवल आत्मा लगानी है आपको, साइकी का अर्थ। ऑप्शन में मन हो, मस्तिष्क हो, दिल हो, दिमाग हो, उनमें से क्या चूज करना है आपको, आत्मा। साइकी का क्या होता है, आत्मा। ध्यान देना, ये जो है ना साइकोलॉजी शब्द, ये दो शब्द जो आए ना, ये दोनों शब्द किसके हैं, ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँ, इसका मतलब क्या हुआ, ये साइकोलॉजी जो शब्द है ना, ये मूलतः किस भाषा का शब्द है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना, मूलतः, ये लिखा मैंने मूलतः किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ये लिखा मैंने ग्रीक भाषा, ठीक है ना दोस्तों, ग्रीक भाषा। अब आपको एक समस्या आ रही होगी कि आपने कहीं लैटिन भाषा का शब्द भी पढ़ा होगा, लेकिन वो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। ये 100% गारंटी कि ग्रीक भाषा के शब्द है। और ग्रीक का कैसे है अभी आगे सिद्ध करेंगे हम, पहले आप इसको समझ लो। ग्रीक को हम यूनानी भाषा में बोलते हैं, ये लिख दिया मैंने यूनानी, ठीक है ना। तो ग्रीक भाषा को हम क्या बोलते हैं, यूनानी भाषा भी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब आगे ध्यान देना, रामायण तो अब शुरू हुई है। ये जो है ना, ये मैंने आपको क्या बताया कि साइकोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना हुआ, अर्थ इसका क्या होता है। अच्छा, लोगस का आपको दिमाग में आ रहा होगी साहब, लोगस का अर्थ क्या होता है। तो लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। ध्यान देना, लोगस का अर्थ क्या होता है, विज्ञान, या इसको ये भी बोल सकते हैं हम, अध्ययन। तो लोगस का अर्थ समझ में आया आपको, विज्ञान या क्या होता है, अध्ययन। दोस्तों ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, पहले तो मेरे को ये बता दो, यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो अब आगे ध्यान देना इसमें, यहाँ तक तो हमारे सब क्लियर हैं। अब जो आगे आता है ना, कि हमने बताया कि साइकोलॉजी शब्द जो है ना, इसको मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, मनोविज्ञान को जो अंग्रेजी भाषा है ना, मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी दो शब्द से मिलकर बनाता है, साइकी प्लस लोगस। और ये साइकोलॉजी जो है ना, मूलतः किसका शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। अब ध्यान देना, साइकोलॉजी शब्द आया कहाँ से, इसकी बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, देखो साइकोलॉजी शब्द है ना, साइकोलॉजी शब्द किसने दिया, साइकोलॉजी शब्द किसने दिया, ध्यान देना, ये साइकोलॉजी शब्द किसने दिया, तो ये दिया हमारे रुडोल्फ गोइकले ने। ये लिखा मैंने रुडोल्फ, ध्यान देना, रुडोल्फ गोइकले
क्ले। देखो नाम भी इनके क्या किए, उधर यूनानी दार्शनिक के नाम इतने अजीब से होते हैं। तो इधर ध्यान देना दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ ये साइकोलॉजी शब्द है ना, साइकोलॉजी शब्द किसने दिया था, रुडोल्फ गोइकले ने दिया, ठीक है ना, रुडोल्फ गोइकले ने दिया। ये लिख दिया मैंने, रुडोल्फ गोइकले ने दिया था। और ध्यान देना आगे, रुडोल्फ गोइकले ने ये शब्द कब दिया था, तो ये शब्द जो दिया था ना, ये दिया था 1590 में। ये शब्द जो है ना, शब्द कब दिया था इन्होंने, ये शब्द कब दिया था, तो ये दिया था 1590, ठीक है ना, 1590 ईस्वी में, ठीक है ना। ध्यान देना, ये 1590 में दिया, किस पुस्तक में दिया, तो इन्हीं की पुस्तक थी ये, कौन सी, साइकोलॉजिया में दिया था। और इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान के लिए हम किसका, साइकोलॉजी का इस्तेमाल करें। और साइकी का अर्थ क्या होता है, आत्मा, और इसका लोगस का मतलब क्या होता है, विज्ञान, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया। रुडोल्फ गोइकले नाम याद रखना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि साइकोलॉजी शब्द। फिर ध्यान देना, फिर आगे क्या आता है इसमें, ये साइकोलॉजी की फाइल निपटा दी हमने। अब ध्यान देना, फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो इसमें से प्रश्न क्या पूछ सकता है, पहला प्रश्न तो ये पूछ सकता है कि साइकोलॉजी शब्द किसने दिया था, आप बताओ कि रुडोल्फ गोइकले ने दिया था। फिर क्या पूछा, कब दिया था, 1590 में दिया था। इनकी पुस्तक कौन सी है, रुडोल्फ गोइकले की पुस्तक कौन सी है, तो साइकोलॉजिया में इन्हें सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द दिया था। तो यहाँ तक तो हमने साइकोलॉजी की बात क्लियर कर ली। अब आगे ध्यान देना है, मनोविज्ञान जो है ना, ध्यान देना, अब मैं बात करने जा रहा हूँ किसकी, मनोविज्ञान की। अब जो है ना मनोविज्ञान की बात कर रहा हूँ मैं, मनोविज्ञान की। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, यूनानी दार्शनिक जो है ना, यूनानी दार्शनिक जो है ना, यूनानी दार्शनिक में कौन कौन आते हैं, जैसे ध्यान, ये मैंने लिखा, देखो यूनानी दार्शनिक में मेरा पहला तो आएगा कौन, सुकरात, ये लिख दिया मैंने, सुकरात, ठीक है, ये मैंने सुकरात लिख दिया। दूसरा आएगा मेरा कौन, प्लेटो, ये मैंने प्लेटो लिख दिया है। और तीसरा आएगा मेरा कौन, अरस्तु, ये लिख दिया मैंने, अरस्तु। और अगला मैंने कौन सा लिख दिया, ध्यान देना, ये अरस्तु लिखा मैंने, ये अरस्तु लिख दिया। और एक आता है देकार्ते। तो दोस्तों ध्यान देना, यूनानी दार्शनिक, मैं क्या बोल रहा हूँ, यूनानी दार्शनिक सुकरात है, उनमें से प्लेटो है, अरस्तु है, और ये क्या है, देकार्ते हैं। इन्होंने ध्यान रखना, मनोविज्ञान को कहा, यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को, ये लिख रहा हूँ मैं, मनोविज्ञान, ध्यान देना इधर, मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा, को आत्मा जो है ना, आत्मा का अध्ययन कहा। दोस्तों ध्यान से देखना, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, ये आत्मा का अध्ययन कहा। तो मैंने ये लिखा, देखो यूनानी दार्शनिक है, यूनानी दार्शनिक में कौन कौन है, पहले नंबर पे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, देकार्ते ने मनोविज्ञान को क्या कहा, आत्मा का अध्ययन कहा। मनोविज्ञान को क्या कहा इन्होंने, आत्मा का अध्ययन कहा। दोस्तों इसको ध्यान से समझ लेना, अब ये आत्मा का अध्ययन कहा इन्होंने। अब ध्यान देना, ठीक है ना, आत्मा का अध्ययन तो यहाँ तक बोल दिया। अब ध्यान देना, ये जो अब शब्द आएगा, आत्मा शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, तो आत्मा शब्द जो है ना, आत्मा शब्द का इस्तेमाल किया सर्वप्रथम किसने, प्लेटो ने क्या कहा, प्लेटो ने कहा कि साहब मनुष्य में आत्मा पाई जाती है। तो ये शब्द तो किसने इस्तेमाल में लिया, इसको प्लेटो ने। अब ध्यान देना, आत्मा का अध्ययन की बात कर लेते हैं। आत्मा का अध्ययन जो है ना, आत्मा का अध्ययन दिया किसने, तो आत्मा का जो अध्ययन है ना, आत्मा का अध्ययन किसने किया था, तो आत्मा का अध्ययन करने वाले थे हमारे अरस्तु, ठीक है ना दोस्तों, अरस्तु, ये लिखा मैंने, देखो आत्मा का अध्ययन किसने किया था, अरस्तु ने किया था। ध्यान देना, ये आत्मा का अध्ययन अरस्तु ने कब किया था, तो आत्मा का अध्ययन अरस्तु ने किया था 384 ईस्वी, ध्यान देना, 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व। दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ध्यान देना इधर कि अब मैंने बताया कि आपको यूनानी दार्शनिक सुकरात है, उनमें प्लेटो है, ये है। और उन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा, आत्मा का अध्ययन किया। और आत्मा शब्द किसने दिया पहले, तो आत्मा शब्द दिया प्लेटो ने, ये लिख दिया मैंने, प्लेटो। और ध्यान देना, आत्मा का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, आत्मा का अध्ययन है ना, सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, तो ध्यान देना यहाँ पे अध्ययन, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्या, सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, सर्वप्रथम अध्ययन जो किया ना, वो कौन थे, हमारे अरस्तु थे। उन्होंने कब किया, उन्होंने किया था 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ईसा पूर्व 34 सदी है, तो मैं लिख दूँ ईस्वी पूर्व 34 सदी, ये लिख दिया मैंने, ईस्वी पूर्व 34 सदी, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, मेरे को ये बताओ, आराम से आया होगा समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो शब्द तो ये दे दिया प्लेटो ने, और अध्ययन कौन कर लेगा, अरस्तु। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आप जल्दी से क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों।
तो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ इधर ध्यान देना, आत्मा का अध्ययन जो है ना, आत्मा का अध्ययन शब्द तो आत्मा आत्मा शब्द तो प्लेटो ने दे दिया था, इसका अध्ययन इन्होंने कर लिया था। अब ध्यान देना अब आगे क्या है। अब ये जो ये आत्मा का अध्ययन है ना, ये आत्मा का अध्ययन, ये आत्मा का अध्ययन ही आगे चलकर मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे आगे चलकर वर्तमान मनोविज्ञान बना, आगे चलकर यहाँ पे इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ मैं, वर्तमान मनोविज्ञान बना, ये लिख दिया मैंने, वर्तमान मनोविज्ञान बना। समझ में आ रही ना दोस्तों, आगे चलकर क्या बना, ये वर्तमान मनोविज्ञान बना। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई आपके, ये बता दो मेरे को। मैंने क्या बताया अभी आपको कि ये आत्मा का अध्ययन जो है ना, आत्मा का अध्ययन आगे चलकर क्या बना, वर्तमान मनोविज्ञान बना, वर्तमान मनोविज्ञान बन गया ये। और आत्मा का अध्ययन किसने किया था, अरस्तु ने किया था। और ध्यान रखना ये आत्मा का अध्ययन अरस्तु ने किस में किया था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। देखो ये आत्मा का अध्ययन जो किया ना, ये आत्मा का अध्ययन किस में किया था, यहाँ पे लिख दूँ मैं, किस में किया था, किस में, आत्मा का अध्ययन किस में किया। तो ध्यान देना ये आत्मा का अध्ययन इन्होंने दर्शन शास्त्र में किया था, दर्शन, ये लिख दिया मैंने दर्शन शास्त्र। दोस्तों समझ में आ रही नहीं आ रही चीज़, दर्शन शास्त्र में लिख दिया। तो ठीक है, अब क्या करो, इससे प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले आप क्या करो, इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान देना इस पे संबंधित प्रश्न जो है ना मैं अब बताऊंगा। पहले आप ये देख दो, हम मनोविज्ञान का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। मनोविज्ञान क्रैश कोर्स में मनोविज्ञान का परिचय पढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान शब्द जो है ना, मनोविज्ञान शब्द को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। ध्यान रखना साइकोलॉजी शब्द किसका है, मूलतः ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा दो शब्द से मिलकर बना था, लोगस, साइकी प्लस लोगस। साई का मतलब होता है आत्मा, लोगस का मतलब होता है क्या, लोगस का जो मतलब होता है अध्ययन होता है। फिर मैंने बताया आपको कि ये जो आत्मा, अब यहाँ पे ध्यान देना, इससे प्रश्न आएंगे हमारे, तो इसको मैं साफ कर दूँ। देखो यहाँ पे आत्मा का यूनानी दार्शनिक जो है ना, उनका नाम याद रख लेना आप, ये है यूनानी दार्शनिक। अब दोस्तों अब ध्यान देना, प्रश्न तो हमारे अब आ रहे हैं। अब ध्यान देना, हमें प्रश्न पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान जो है ना, अब ध्यान देना पहला प्रश्न तो हमारे क्या आ जाएगा कि मनोविज्ञान, ये लिख रहा हूँ देखो, मैंने लिख दिया मनोविज्ञान। ये ध्यान देना मनोविज्ञान क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, पहला क्वेश्चन आ जाएगा मनोविज्ञान की उत्पत्ति। ठीक है ना, पहला तो देखो मनोविज्ञान की उत्पत्ति लिखते हैं पहले, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी, तो ये लिख दिया मैंने, मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है ना, मनोविज्ञान ये एक है मेरा, और मनोविज्ञान की ध्यान देना, मनोविज्ञान की उत्पत्ति की बात कर रहा हूँ मैं। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी ईस्वी पूर्व 4वीं सदी में, ईस्वी पूर्व 4वीं सदी में। ठीक है, ईस्वी पूर्व 4वीं सदी लिख दिया। और अब ध्यान देना, फिर ये मनोविज्ञान किसकी शाखा थी, तो यहाँ पे लिख दूँ मैं, मनोविज्ञान किसकी शाखा थी ना, मनोविज्ञान किसकी शाखा थी, तो ये ध्यान रखना दर्शन शास्त्र की थी। तो यहाँ पे लिख दूँ दर्शन शास्त्र, ये दर्शन शास्त्र की शाखा थी। ठीक है ना, और अब आगे मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना, मनोविज्ञान के लिए हमने साइकोलॉजी है तो उसमें बात कर ली। अब ध्यान देना, मनोविज्ञान जो है ना, इसको ये किसकी, दर्शन शास्त्र की शाखा थी, दर्शन शास्त्र की शाखा थी। और ये इसका प्रारंभ दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में थी। ठीक है ना दोस्तों, ये दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप। तो दोस्तों वो क्या है कि लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ी समस्या हुई। तो इधर ध्यान देना दोस्तों, वापस हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ देखो, मनोविज्ञान जो है ना प्रारंभ में किसकी शाखा थी, तो ये मनोविज्ञान जो है प्रारंभ में ध्यान देना, मनोविज्ञान जो है ना, मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र की शाखा थी। क्लियर। अब ध्यान देना, मनोविज्ञान के जनक की बात कर लेते हैं हम। देखो मनोविज्ञान के जनक का मतलब कि मनोविज्ञान को जन्म किसने दिया था। तो अब ध्यान देना, मनोविज्ञान के जनक की बात करते हैं। मैं पहले की बात कर लेता हूँ। देखो पहले देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि आत्मा का अध्ययन है, आत्मा का अध्ययन जो है ना, आत्मा का अध्ययन किन्होंने किया था, तो अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने किसमें किया था, दर्शन शास्त्र में किया था। तो ध्यान रखना, आत्मा का जो अध्ययन है वो किसने किया था, अरस्तु ने। तो बताओ, आत्मा का जो अध्ययन करेगा वही तो उसका जनक रहेगा, जिसका जो अध्ययन करेगा, जिसकी जो खोज करेगा, जिसको जो जन्म देगा वही उसका जनक। बात सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। तो जब ध्यान देना, इसका जनक कौन हो जाएगा, सामान्यतः। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जनक कौन है, देखो सामान्यतः, ये लिखिए मैंने, सामान्य जनक कौन है इसका, सामान्य जनक तो आ जाएगा इसका अरस्तु। ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बच्चों को क्या करता है, भ्रम की स्थिति में डाल देता है कि मनोविज्ञान का जनक की बात करें तो वो सिंपल प्रश्न है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो क्या लगाओगे आप, अरस्तु। मनोविज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। ठीक है ना, सामान्य। लेकिन अब ये देखो समस्या कहाँ है, समस्या यहाँ पे आएगी साहब, अध्ययन किसने किया, आत्मा का अध्ययन किया किसने, अरस्तु ने। इसलिए हमने क्या बोल दिया, आत्मा का अध्ययन अरस्तु ने किया, और आत्मा का अध्ययन ही आगे चलकर क्या बना, मनोविज्ञान बना। इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया,
अरस्तु को हमने क्या बोल दिया, मनोविज्ञान का जनक बोल दिया। लेकिन अब क्या देखो, ये प्लेटो साहब आए उठकर, इन्होंने बोला भाई मैंने क्या गुनाह किया, देखो आत्मा शब्द तो मैंने दिया और आप क्या कर रहे हो, आप जनक अरस्तु को बोल रहे हो, क्या ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है? बिल्कुल अन्याय हो रहा है। तो अब फिर क्या, कोल्सनी ने बोला नहीं साहब मैं आपका क्या करूँगा, समर्थन करूँगा। तो देखो कोल्सनी कहता है कि नहीं साहब, कौन, मनोविज्ञान के जनक तो आप हो। तो फिर ध्यान रखना, कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पे आता है कि कोल्सनिक के अनुसार, कोल ध्यान देना, कोल्सनिक जो है ना, कोल्सनिक के अनुसार, ध्यान देना, ये मनोवैज्ञानिक है, किसका नाम है ये भी एक मनोवैज्ञानिक है, कोल्सनिक। इनके अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन है, प्लेटो। तो समझ में आई नहीं? ये मैंने बताया कि देखो आत्मा का अध्ययन अरस्तु ने किया था, इसलिए हमने क्या बोल दिया, मनोविज्ञान का जनक जो है ना अरस्तु को बोल दिया। लेकिन ये कोल्सनिक बोलता है ये बात बिल्कुल गलत है। कौन बोल रहा है ये बात? ये कोल्सनिक कह रहे हैं कि आत्मा शब्द तो मैं दे रहा हूँ और आप जनक किसी और को बना रहे हो, ऐसा क्यों, जनक तो मैं बनना चाहूँ। तो कोल्सनिक ने बोला कि नहीं, हाँ बिल्कुल आपका समर्थन करेगा। तो ये प्लेटो ने क्या किया, इनका समर्थन कर दिया। मतलब प्लेटो का समर्थन किसने किया, कोल्सने ने। हाँ कि प्लेटो साहब आत्मा शब्द आपने दिया था, इसलिए आप मनोविज्ञान के जनक भी कौन कहलाओगे, आप कहलाओगे। तो दोस्तों आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा था, वो प्रश्न आएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मनोविज्ञान का क्रैश कोर्स जो पिछला अब तक पढ़ाया ना, उसकी खींचड़ी यही है। मतलब खींचड़ी तो हमने बना दी, खाने की बारी यही है क्या, कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी, पहला यही प्रश्न आता है। तो आप लिखोगे ईस्वी पूर्व 34। फिर पूछेगा आप मनोविज्ञान प्रारंभ में किसकी शाखा थी, तो आप लिखोगे मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र की शाखा थी। फिर आपको पूछेगा मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आप लगाओगे अरस्तु। कोल्सनी के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो प्लेटो, ठीक है ना। फिर आपको पूछेगा कि आत्मा का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, तो आप लगाओगे अरस्तु। आत्मा का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, अरस्तु। फिर बोलोगे आपने अरस्तु ने आत्मा का अध्ययन कब किया था, तो आप बताओगे कि 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व से। फिर बोल देंगे मनोविज्ञान की उत्पत्ति या मनोविज्ञान अस्तित्व में कब आया, तो मनोविज्ञान अस्तित्व में आया था ईसा पूर्व 34 सदी में। और फिर ध्यान देना, आत्मा शब्द किसने दिया था, तो आत्मा शब्द दिया था हमारे प्लेटो साहब ने। और फिर आगे ध्यान रखना, ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि वर्तमान मनोविज्ञान किससे बना, तो आत्मा का अध्ययन, सर्वप्रथम आत्मा के अध्ययन से ही है ना वर्तमान मनोविज्ञान बना। और आत्मा का अध्ययन जो है ना प्रारंभ में किसकी शाखा थी, तो दर्शन शास्त्र की शाखा थी। तो दोस्तों मैं मानता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। और अगर रीड में प्रश्न आ रहा है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें से निश्चित तौर पर प्रश्न आएगा दोस्तों, समझ में आ रही ना चीज़। तो अब ध्यान देना, अब मैं अगले की बात देखो, मैंने एक यूनानी दार्शनिक आपको बताए थे, उसका नाम, उनका नाम क्या था, देकार्ते। ये लिखा मैंने, देखो देकार्ते, इनका मैंने क्या बता दिया था आपको, नाम बताया था ना, 4 नाम लिखे थे, उनमें एक देकार्ते भी थे। अब ये देकार्ते ने, मैंने कहा था ना कि यूनानी दार्शनिक ने मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो आत्मा का अध्ययन, ये लिख दिया मैंने, आत्मा का, आत्मा जो है ना, आत्मा का क्या करेंगे, ये आत्मा का अध्ययन की बात कर रहे हैं, देखो आत्मा का अध्ययन। तो दोस्तों जानना यहाँ पे देखो बहुत बड़ी रोचक बात आएगी यहाँ पे आपके सामने। देकार्ते जो है ना यूनानी दार्शनिक है, ये बोल रहे कि जो आत्मा का अध्ययन है ना, इन्होंने पहले कह दिया है कि हम मनोविज्ञान को क्या बोलेंगे, आत्मा का अध्ययन बोला था देख इन्हें यूनानी दार्शनिक ने, ठीक है ना। ये बात कब की है दोस्तों, ध्यान देना, ये बात है 16वीं सदी की, 16वीं सदी की बात कर, 16वीं सदी की बात है। ध्यान देना 16वीं सदी में क्या हुआ, यानी कि ध्यान देना कि लगभग 2000 से 2000 साल तक तो ये क्या ऐसा कैसे चलता रहा। फिर देकार्ते साहब ने 16वीं सदी में क्या किया, ये आत्मा का जो अध्ययन है ना, आत्मा के अध्ययन को किस में जोड़ा, देखो इन्होंने किस में जोड़ा, इन्होंने भौतिक क्षेत्र में जोड़ दिया। या आत्मा का जो अध्ययन है इसको फिजिक्स में जोड़ दिया, किस में जोड़ा, फिजिक्स में जोड़ दिया, किसने, ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ कि देकार्ते साहब जो है ना, इन्होंने आत्मा का अध्ययन जो है ना, इसको किस में जोड़ दिया, फिजिक्स में जोड़ दिया। ये देखो जोड़ दिया, कब जोड़ा था, 16वीं सदी में जोड़ दिया। तो अब ध्यान देना, जैसे आत्मा के अध्ययन को फिजिक्स में जोड़ा और दर्शन शास्त्र अर्थात मनोविज्ञान आत्मा के अध्ययन में हलचल मच गई। ये क्या हो गया भाई, आत्मा, ध्यान देना, आत्मा किसकी बात कर रहे हैं हम, आत्मा क्या है, ये एक कल्पना है। आत्मा क्या है, कल्पना है। क्या आत्मा का कोई भार होता है क्या, आत्मा का न तो कोई भार है, न इसकी कोई गति होती है, न इस पर कोई बल है, ऐसा ऐसा कुछ सवाल आए सामने। ये सवाल कौन लेके आया, देखो ध्यान देना। अब इन्होंने तो जोड़ दिया, इन्होंने तो इनका काम कर दिया और दर्शन शास्त्र में हलचल भी पूरी तरह से मच चुकी थी। अब क्या हुआ, अब ध्यान देना इधर, अब क्या होता है, यहाँ पे एक रोज साहब आते हैं, ये आ गए रोज, ये मनोविज्ञानी का नाम है, अभी ध्यान देना, ये रोज साहब आए। इन्होंने कहा कि अरे भाई देकार्ते ने क्या कर दिया, तो इन्होंने क्या गलत क्या किया, सही तो किया कि आत्मा के अध्ययन को भौतिक शास्त्र में जोड़ दिया, इसमें मैंने गलत क्या किया। तो रोज साहब ने कहा भाई आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी क्या, तो इन्होंने कहा कि मैंने फिजिक्स पढ़ी तभी तो मैं भौतिक क्षेत्र से हूँ, ये भी बात सही है। तो इन्होंने कहा, देखो रोज ने कहा कि फिजिक्स तो मैंने भी पढ़ी, मैंने फिजिक्स में क्या क्या पढ़ा, फिजिक्स में ऐसी वस्तु जिनका अस्तित्व होता है उनका हम अध्ययन कर सकते हैं, जिनमें गति हो सकती है, जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनका भार होता है, उनका हम अध्ययन फिजिक्स में करते हैं। अरे देकार्ते भाई
आपने आत्मा का कोई बार देखा है क्या? कभी आत्मा आपने देखी है क्या? नहीं देखी, तो फिर आपने अध्ययन कैसे कर लिया इसमें? तो ध्यान रखना, रोज साहब ने क्या कर दिया, रोज साहब ने इनका विरोध कर दिया। क्या कर दिया? इनका विरोध कर दिया, ठीक है ना। और विरोध कर दिया, और ध्यान देना, विरोध करते हुए इन्होंने एक नया शब्द इस्तेमाल किया इसके लिए, आत्मा के अध्ययन को इसमें जोड़ा ना इन्होंने। तो रोज ने इन्हें क्या, इनको क्या कहा इसने, रोज साहब जो है ना, रोज ने इससे दूरू की संज्ञा दी। ये लिखा मैंने दूरू, है ना, दूरू की संज्ञा दी। ध्यान देना, दूरू की संज्ञा का मतलब होता है कठिन। दूरू शब्द जो है ना, इसका मतलब होता है कठिन। कठिन का मतलब क्यों? ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत कठिन है ये। किसमें? कि आत्मा का अध्ययन को आप भौतिक क्षेत्र में जोड़ के इसको समझ लो, ये बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना, ये रोज जो है ना, प्रश्न डायरेक्ट आ सकता है। आत्मा को अध्ययन को भौतिक क्षेत्र में देकार्ते साहब ने जोड़ा था, तो इसको दूरू की संज्ञा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? तो किसने दी थी? रोज ने दी थी। ये याद रख लेना आप, रोज ने दी थी। अब ध्यान देना, इसका रोज ने तो क्या कर दिया, विरोध कर दिया। विरोध का मतलब होता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप भले जोड़ दो ना, ये सही नहीं है, गलत है, ठीक है ना। तो इनके विरोध में, इनका विरोध जो है ना, इनका समर्थन करने के लिए आए। विरोध तो इनने कर दिया था, और इस विरोध को आगे बढ़ाने के लिए आए, या समर्थन करने के लिए आए। समर्थन करने के लिए आए, ध्यान रखना, होप्स आया। होप्स ने कहा हाँ आप रोज साहब आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर कांट आया, फिर आया लोक आया, ध्यान देना, लोक आ गया। फिर स्पिनोजा आया, ये लिख दिया मैंने, स्पिनोजा, ये स्पिनोजा आया। ये सब मनोवैज्ञानिक आए, और इन्होंने कहा कि रोज साहब आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये देकार्ते साहब जो मन में आए वही कर देते हैं, ये ऐसा सही नहीं है ये। तो ध्यान रखना, इसका मतलब ये हुआ कि ये आत्मा का जो अध्ययन है ना, ये आत्मा का अध्ययन फेल होता है। कब? ये आत्मा का अध्ययन फेल हो गया, देखो कब हो रहा है ये फेल, 16वीं सदी में। आत्मा का अध्ययन फेल हुआ कब? 16वीं सदी में। 16वीं सदी में फेल करने वाले कौन कौन है? ये एक तो रोस है, और ये इनके समर्थन वाले, ये तो ये पांचों जो नाम है ना, ये इनको फेल करने वाले थे। अब ध्यान देना, 16वीं सदी में ये तो फेल हो गया, कौन? आत्मा का अध्ययन फेल हो चुका है अब। तो अब समस्या आई कि बताओ अब क्या है, मनोविज्ञान अब क्या है। तो ध्यान रखना, अब बात करें, देखो 16वीं सदी में फेल हो गया, अब 17वीं सदी में आते हैं हम। 17वीं सदी में आ गए, ये 17वीं सदी है। 17वीं सदी में आया, देखो एक इटली का एक मनोवैज्ञानिक, इसका नाम है पोम्पोनोजी। ये लिखा मैंने, पोम्पोनोजी। अब ये पोम्पोनोजी, ये साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि देखो आत्मा का तो बाहर वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन मस्तिष्क आपको साफ साफ देख भी सकते हो उसको, ये मस्तिष्क, समझ में आ रहा ना, माइंड। तो इसको मनोविज्ञान को क्या बोलना सही रहेगा? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो ध्यान रखना, पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को क्या बोल दिया? मनोविज्ञान को बोला इन्होंने मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क, ध्यान देना, मस्तिष्क का विज्ञान या मन या मस्तिष्क का अध्ययन, ये बोल दिया इन्होंने, ठीक है ना, ये अध्ययन बोल दिया। तो अब क्या हुआ फिर साहब, फिर ध्यान से देखना, इन्होंने तो बोल दिया, ये भी ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि मन या मस्तिष्क का अध्ययन किसने बोला था? तो पोम्पोनोजी ने बोला था। पोम्पोनोजी ने बोला था, कब बोला था? 17वीं सदी में बोला था। लेकिन ध्यान देना, अब जो है ना, पोम्पोनोजी अपनी जगह सही थे, और इनका ध्यान रखना, इनका समर्थन कौन कौन करता था, ये भी याद रखना आपको। ये लिख दिया मैंने, समर्थन। ये समर्थन करने वाले थे, जो इसका विरोध करेंगे इनका समर्थन कर देंगे। तो इधर ध्यान, इनका जो समर्थन करने वाले थे, एक तो होब्स था, एक कांट था, ये लिख दिया मैंने कांट। ये स्पिनोजा था, लोक और स्पिनोजा था, तो ये लिख दिया मैंने, लोक और स्पिनोजा। ये स्पिनोजा, इन्होंने क्या किया? इनका समर्थन किया। ध्यान देना, इन्होंने क्या किया? इनका समर्थन किया कि हाँ जो आप बोल रहे हो ना वो सही है, कि सही क्या है। तो ये बोल रहे हैं कि देखो, और रोस भी था इसमें, ध्यान रखना, रोस ने भी इनका समर्थन किया। इन्होंने ये कहा कि ये आत्मा का जो अध्ययन है ना, ये भौतिक में तो नहीं जुड़ सकता, लेकिन आप आत्मा के अध्ययन को मतलब मन और मस्तिष्क का अध्ययन बोल सकते हो। तो ये नया अभिप्राय आ गया, देखो नया अभिप्राय आ गया। ध्यान रखना, ये जो है ना, ये फेल होता है कब? ये भी फेल हो गया, देखो आगे चलकर ये अभिप्राय भी कब हो जाता है? फेल हो जाता है। ये फेल हो गया, फेल होने का कारण ये था कि मन जो है ना, मन, ये मन क्या है? आपने मन को कभी देखा क्या? इनको पूछा जब पोम्पोनोजी को, क्या आपने कभी मन को देखा? तो इन्होंने बोला नहीं। अच्छा, मन का कोई बार होता है? नहीं। क्या आप मन के बारे में कोई विचार दे सकते हो? तो इन्होंने बोला नहीं। अच्छा, मन कितने प्रकार के होते हैं आप बता सकते हो? इन्होंने बोला नहीं। तो फिर क्या? तो ये भी अभिप्राय क्या हो गया? फेल हो गया, फेल हो गया। अब आगे ध्यान देना, इसका ये क्या है कि इसमें से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? देखो पहला तो प्रश्न आएगा, आत्मा को अध्ययन को भौतिक शास्त्र में किसने जोड़ा? तो आप बता दो, देकार्ते ने। कब जोड़ा? 16वीं सदी में जोड़ा। फिर ध्यान रखना, इसने, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, कि आत्मा के अध्ययन को दूरू की संज्ञा किसने दी, ठीक है ना, या दूरू नाम किसने दिया? तो रोस लगाओगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आगे ध्यान देना, फिर आप बोलोगे आत्मा के अध्ययन को भौतिक क्षेत्र में जोड़ा, तो इनका विरोध करने वाले एक तो रोस थे, एक इनका और रोज का समर्थन करने के लिए आए। इसका मतलब इन्होंने भी इनका क्या किया? इन्होंने भी इनका विरोध ही किया। ध्यान देना, विरोध में पहला तो रोज है, बाकी का ये भी इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी विरोध ही किया। और फिर आगे ध्यान देना, ये 17वीं सदी में आया पोम्पोनोजी ने मन मस्तिष्क का विज्ञान अध्ययन का। तो दोस्तों, ये क्रैश कोर्स वाली क्लास आपको कैसी लगी? यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों इससे आगे ध्यान रखना, ये मन मस्तिष्क का फेल हुआ, फिर इससे आगे चेतना का विज्ञान आएगा, फिर व्यवहार का विज्ञान आएगा, फिर हम क्या इससे आगे हम क्रैश कोर्स के रूप में करेंगे। ध्यान रखना जो प्रश्न आएगा उसी पे बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय भारत माता। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं जगदीश धाकड़ फिर से आपके सामने हूँ। दोस्तों कल हमने मनोविज्ञान का जो पार्ट देखा था ना, वीडियो नंबर 1, उसका पार्ट 1 है। उसमें मैंने मनोविज्ञान का सामान्य परिचय बताया था और आज भी मनोविज्ञान का सामान्य परिचय बता रहा हूँ। कल अगली वीडियो जो आएगी ना, उसमें हम मनोविज्ञान की परिभाषा पढ़ेंगे। दोस्तों इधर ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ। कल मैंने मनोविज्ञान का जो वीडियो बताया ना, उसमें से रीट में प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं, नहीं जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। बहुत ही गहनता से अध्ययन करके हम वहाँ पे इसको यहाँ पे पेश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट उठ के आ रहे हैं। बहुत सोच समझ के पिछले रीट के जितने पेपर हैं उनको उठा के सीटेट के पेपर को देखकर उसी के अनुसार हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। तो ये मान के चलो उस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। इधर ध्यान देना। फिर कल तक हमने क्या बात कर ली थी। कल तो मैंने आपको बता दिया था कि मनोविज्ञान सबसे पहले तो आत्मा का विज्ञान बना, आत्मा के विज्ञान से फिर आगे आया और आगे आके क्या बना, मन या मस्तिष्क का विज्ञान बना। और मन या मस्तिष्क को विज्ञान को भी फेल हो गया था, यहाँ तक तो हमने कल बात कर ली थी। ठीक है ना। वो फेल हुआ, उसका कारण क्या है आगे देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं कल ये एक बात ये भी बताई थी मैंने कि मनोविज्ञान जो है ना प्रारंभ में दर्शन शास्त्र की शाखा थी। तो दोस्तों हमने क्या बात की थी कि मनोविज्ञान जो है ना, ये लिख रहा हूँ देखो, मनोविज्ञान जो है ना, मनोविज्ञान जो है ना, साइकोलॉजी मनोविज्ञान पहले किस प्रारंभ में यानी किसकी शाखा थी, ये दर्शन शास्त्र की। प्रारंभ में क्या थी, दर्शन शास्त्र की शाखा थी। ये शाखा का मतलब होता है उसका एक छोटा सा भाग थी, जैसे हमारे पेड़ की शाखा होती है ना, वो इसी प्रकार दर्शन शास्त्र एक सब्जेक्ट था, ये उसका एक छोटा सा भाग था। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रही। तो अब ध्यान देना, दर्शन शास्त्र से इसको अलग करने वाले विद्वान आए और उन्होंने तो फेल किया। मन या मस्तिष्क को विज्ञान को फेल करने वाले वही थे। तो इधर ध्यान देना, ये क्या है, दर्शन शास्त्र की बात कर रहा हूँ मैं कि मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र की शाखा थी प्रारंभ में। इसको अलग करने के लिए आए, ध्यान रखना, इसको अलग करने के लिए दर्शन शास्त्र से इसको अलग किया। दर्शन शास्त्र से इसको क्या किया, स्वतंत्र किया। ये कह सकता हूँ दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को स्वतंत्र करने के लिए कौन आए, ध्यान देना, दर्शन शास्त्र से इसको स्वतंत्र करने के लिए आए हमारे एक वैज्ञानिक का नाम, मनोवैज्ञानिक का नाम है, उनका नाम है जेम्स। दोस्तों समझ में आ रही है चीज, जेम्स ने क्या कहा, जेम्स ने ये बात कब कही, इनको स्वतंत्र कब किया, ध्यान देना, जेम्स ने इसको स्वतंत्र किया 1870 में। ठीक है ना। ये जेम्स साहब जो है ना 1852 की छोटी सी घटना से प्रभावित हुए और इन्होंने क्या किया, बहुत गहराई से इन्होंने अध्ययन किया और क्या कर दिया इसने, ये जेम्स साहब है ना, इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। तो ध्यान रखना, इसमें प्रश्न कैसे बनेगा, इसमें जो प्रश्न बनेगा ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर ध्यान देना। इसमें प्रश्न बनेगा कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया था। तो ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो, मनोविज्ञान लिख दिया मैंने, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से, ये लिख दिया दर्शन शास्त्र की बात कर रहा हूँ मैं, देखो दर्शन शास्त्र से अलग यानी स्वतंत्र, अलग किसने किया, ध्यान देना किसने। तो ये आएगा यहाँ पे विलियम जेम्स ने, विलियम जेम्स लिख दूं मैं यहाँ पे, देखो विलियम जेम्स लिख दिया मैंने। विलियम जेम्स ने क्या किया, तो ध्यान रखना ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग यानी स्वतंत्र किसने किया, तो विलियम जेम्स ने। कब किया, ध्यान रखना किसने किया और कब किया। तो ये कब किया, ध्यान रखना, ये किया था 1870 ईस्वी में। अगर सदी पूछ ले तो बताओ कौन सी आएगी, 19वीं सदी में। ठीक है ना, 19वीं सदी में। तो अब आगे ध्यान देना, ये चीज़ क्लियर हुई। अब ध्यान रखना, ये विलियम जेम्स ने किया क्या, इन्होंने कहा कि देखो साहब, आपने जो आत्मा बोला था ये बिल्कुल गलत है। फिर आपने आत्मा के बाद में फिर क्या बोला, आत्मा के आगे आपने बताया ये मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, ये भी गलत है। तो अब फिर विलियम जेम्स से पूछते हैं, अच्छा साहब आप ही बता तो सही क्या है फिर। तो ये विलियम जेम्स जो है ना, ये जेम्स साहब क्या कहते हैं, देखो जेम्स साहब ये कहते हैं कि साहब मनोविज्ञान तो चेतना का विज्ञान है। क्या बोल रहे हैं, देखो चेतना का विज्ञान। अच्छा, तो सब लोगों ने क्या किया, इसको स्वीकार किया। भाई आप साहब जेम्स साहब बोल रहे तो माननी पड़ेगी बात। तो इसने ये चेतना का विज्ञान कब तक चला, देखो ये 1870 से 1900 ईस्वी तक चला ये। ठीक है ना, कब तक चला ये जो है ना 1870 से 1990 तक चला और फिर ये खत्म होने लगा। अब खत्म क्यों हुआ, इधर ध्यान देना, खत्म होने का मतलब ये भी फेल होने लगा। देखो अब ध्यान देना, समझ में आ रही नहीं आ रही दोस्तों, ये चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही।
तो इसका मतलब देखो, ये इसने क्या किया, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया था, विलियम जेम्स ने किया। कब किया था, 1870 में किया। इसलिए ये जो है ना, ये जेम्स साहब, इनको क्या कहते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। ये लिख रहा मैं, आधुनिक मनोविज्ञान जो है ना, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, ध्यान देना। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जो है ना हमारे, कौन है ये जेम्स है, विलियम जेम्स है। क्यों? क्योंकि देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि साहब ये जो मतलब पहले हमने आत्मा ग्रहण की, आत्मा का विज्ञान बताया, फिर हमने मन या मस्तिष्क का विज्ञान बताया, अब हम चेतना का विज्ञान बता रहे हैं। तो ये इसलिए इसको क्या बोल दिया, आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म बोल दिया। आपके मन में एक सवाल हो रहा है, सर ये चेतना क्या होती है? तो ध्यान देना, चेतना का मतलब होता है हलचल। चेतना का मतलब क्या होता है, हलचल। मतलब जहाँ हलचल हो रही है वहाँ जीवन है, जहाँ जीवन है वहाँ हलचल होगी। ये और देखो हम दैनिक जीवन में देखते हैं, अभी मैं अगर मर जाऊँ ना तो मैं हिलूंगा नहीं, और मैं अगर हिल रहा हूँ तो मैं जीवित भी हूँ। समझ में आ रही नहीं आ रही ये चीज़? तो अब ध्यान देना, मनोविज्ञान का आधुनिक जनक समझ में आ गया, कौन है, जेम्स साहब है। अब ध्यान रखना, ये चेतना का विज्ञान फेल करने के लिए, ध्यान रखना, चेतना का विज्ञान फेल करने के लिए कौन कौन आ गए साहब? इनको फेल करने के लिए एक तो मैकडूगल आया, ये लिख दिया मैंने, मैकडूगल आया। मैकडूगल ने क्या कहा, मैकडूगल ने ये बात कही कि देखो चेतना बहुत बुरा शब्द है, इसको मनोविज्ञान जैसे विषय के लिए आप उपयोग नहीं कर सकते हो। और इसी के साथ में आया एक सिगमंड फ्राइड, आपने नाम सुना होगा इसका, सिगमंड फ्राइड। अब ये फ्राइड साहब क्या बोलते थे, देखो सिगमंड फ्राइड, ये जो है ना सिगमंड फ्राइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने दिया था एक सिद्धांत, क्या दिया था, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। मनोविश्लेषण, ध्यान देना, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था इसने, मनोविश्लेषणवाद दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सीटेट और देख लेना आप, आर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, सब में आता है प्रश्न कि मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने। और इस मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत में कहा था कि बर्फ का टुकड़ा होता है, पानी में तैरता है, ऐसी इन्होंने बात कही थी। और ध्यान रखना, ये सिगमंड फ्राइड का जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है ना, इन्होंने इस चेतना के विज्ञान को क्या कर दिया, फेल कर दिया। तो बताओ, चेतना का विज्ञान फेल हुआ, उसका कारण समझ में आया? अब ध्यान रखना, चेतना का विज्ञान फेल हो गया, अब आप सोच रहे होंगे कि अब आगे क्या आएगा। तो पहले आप इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा दोस्तों, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं थोड़ी सी, इधर ध्यान देना। क्या बोल दिया मैंने, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया ना। अब आगे ध्यान देना। अब देखो ये जो है ना, ये 1852 की घटना से 18 साल की मेहनत करके ये तो क्या कर देते हैं, ये तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर देते हैं। इन्हीं का एक मिलने वाला ही था, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप तो बैठे बैठे काम कर रहे हो, क्या मैं क्या काम नहीं करूँगा? बिल्कुल कर भाई। तो इनके 9 साल, मतलब 1879 में, ध्यान रखना 9 साल बाद 1879 में, इसका नाम है विलियम वुंट। विलियम वुंट क्या करते हैं, ध्यान देना, विलियम वुंट जो है ना, ये क्या करते हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की, मतलब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये मनोविज्ञान की प्रयोगशाला बनाते हैं। यहाँ पे बता दूँ, देखो विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की क्या बनाई, प्रयोगशाला बनाई। ये प्रयोगशाला कहाँ बनाई, ध्यान देना, प्रयोगशाला का मतलब होता है लेब बनाई। क्या बनाई इन्होंने, लेब। तो प्रयोगशाला ये बनाई कहाँ, ये बनाई, ध्यान रखना, जर्मनी में एक लीपजिंग है, ये लीपजिंग लिख दिया मैंने, देखो लीपजिंग जर्मनी में पड़ता है। यहाँ पे बनाई थी, कब बनाई थी, ये 1879 ईस्वी में। दोस्तों ध्यान देना, अब जो है ना ये चेतना का विज्ञान है ना, ये चेतना का विज्ञान देखो फेल करने के लिए तो मैंने बता दिया, लेकिन इस चेतना का विज्ञान का समर्थन भी किया था बहुत से लोगों ने। तो चेतना का विज्ञान का समर्थन देख लेना, इस चेतना का विज्ञान का समर्थन किन किन ने किया था। इनका नाम है, देखो वुंट है, ये लिख दिया मैंने, वुंट। इन्हीं का देखो मिला जुला है, तो ये समर्थन तो करेगा ही सही। फिर ये जेम्स खुद बोलता है कि मैं, मेरा तो खुद का समर्थन करूंगा ही सही। फिर इनके साथ में आते हैं एक वाइलस आते हैं, ये बोलते हैं भाई साहब कि हाँ आप चेतना की बात में सही बोल रहे हो। फिर इनके बाद में आते हैं, ध्यान रखना, फिर आते हैं टीचनर, ये लिख दिया मैंने, टीच नर हो गया, और चेंडविक। ये जो ऐसे मनोवैज्ञानिक है ना, जो क्या करते हैं, ये बोलते हैं हाँ चेतना सही है। लेकिन ध्यान रखना, देखो दो चीज़ें याद रखनी, समर्थन करने वाला मतलब पास करने वाला कौन कौन है, ये तो पास करने वाला, पास का मतलब होता है समर्थन करने वाला, इनका सपोर्ट करने वाला। हाँ, जैसे कि आप मेरा सपोर्ट कर रहे हो ना अभी, कि हाँ हाँ कि आप करो, आप क्या करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे को सपोर्ट ही तो कर रहे हो। तो इसी प्रकार इनको सपोर्ट करने के लिए कौन आया, वुंट आया, जेम्स आया, वायलस आया, टीचनर आया, ये आया, ये सब आगे क्या बोलते हैं, हम आपको समर्थन करेंगे। और ध्यान रखना, इनको फेल करने वाले तो कौन थे, विलियम मैकडूगल। और विलियम मैकडूगल ने इनको कैसे फेल किया था, ध्यान रखना, इन्होंने साइकोलॉजी की अवधारणा दी थी। तो साइकोलॉजी की अवधारणा में इन्होंने कहा था कि चेतना बहुत बुरा शब्द है। और सिगमंड फ्राइडे ने क्या मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत में क्या बताया था इन्होंने बताया था कि ये आप जो बोल रहे हो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब आगे इसको मैं एक बार निचोड़ बता देता हूँ इसका, और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ आपको। दोस्तों उसका तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान देना, आपको देखो दिमाग की खींच नहीं बन गई कि क्या है ये, जनक ही जनक आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इधर ध्यान से देखना, इधर
ये मैंने बोला वो मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के 4 ही जनक है, ध्यान रखना। अगर हम पूछ ले कि मनोविज्ञान का प्राचीन जनक क्या है, ध्यान दे, मनोविज्ञान का प्राचीन जनक कौन है? अरस्तु। प्राचीन का मतलब ये ईस्वी पूर्व 34 सदी का, ठीक है ना। लेकिन देखो मैंने बताया था ना, कोल्सनी ने कहा कि आत्मा शब्द मैंने दिया था, तो फिर जनक भी मैं होना चाहूँ। तो ध्यान रखना, कोल्सनी क्या कहता है, कोल्सनी प्लेटो का समर्थन करता है कि कोल्सनी के अनुसार अगर मनोविज्ञान का जनक पूछे तो कौन? प्लेटो। कब? ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में। ध्यान रखना, मनोविज्ञान का आधुनिक जनक पूछ लेता है तो कौन है? विलियम जेम्स है। कब? 1870 में। फिर हमें पूछ लेता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो विलियम वुंड। क्यों? देखो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि इन्होंने प्रयोगशाला स्थापित की थी। कहाँ की थी? देखो लीपजिंग ये कहाँ पड़ता है? देखो ये जर्मनी में पड़ता है। ये जर्मनी देश जो है ना उसमें पड़ता है, जर्मनी में। और इन्होंने कब की थी? 1879 में की थी। इसलिए इसको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? इसको, विलियम वुंड को। तो दोस्तों ये चीज़ें समझ में आ रही है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो चेतना का विज्ञान है ना, इनको समर्थन करने के लिए कौन कौन आया। देखो पहला तो आया था वुंट, दूसरा आया था जेम्स, वायलेस, टीचनर, चेंडविक। तो इन सभी वैज्ञानिकों को एक नया नाम दिया हमने। क्या दिया? संरचनावादी। ये ध्यान देना, ये प्रश्न कई बार आता है कि निम्न में से संरचनावादी कौन नहीं है, तो हवा धुआं कुछ नहीं लगता फिर वहाँ पे। तो इधर ध्यान देना, देखो क्या है संरचनावादी है कौन? एक तो है वुंट, एक है जेम्स, एक है वायलेस, टीचनर और चेंडविक। ये मनोवैज्ञानिक जो है ना, ये क्या है? संरचनावादी। तो दोस्तों ये समझ में आएगी नहीं अच्छी चीज़। देखो ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लेना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें से मान के चलो आपको प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो दोस्तों, मैंने अब तक आपको ये बताया कि मनोविज्ञान का जनक अगर प्राचीन पूछ ले कि प्राचीन मनोविज्ञान का जनक, तो आप बताओगे अरस्तु, ठीक है ना। फिर पूछ ले आपको साहब कोल्सनी के अनुसार बताओ मनोविज्ञान का जनक, तो आप बता दोगे प्लेटो। फिर आपको पूछ लेता नहीं आधुनिक मनोविज्ञान का जनक बताओ, तो आप बोलोगे विलियम जेम्स। पूछ लेता है प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक पूछ लेता है तो कौन? वुंट। कहाँ पे? लीपजिंग देश जर्मनी। संरचनावादी पूछ लेता है तो वुंट, जेम्स, वायलेस, टीचनर, चेंडविक। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि मनोविज्ञान, आत्मा फेल हो गई, मन फेल हो गया, मस्तिष्क फेल हो गया, चेतना फेल हो गई, अब है क्या आखिर में? तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आता है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। ध्यान देना, व्यवहार का विज्ञान। अच्छा, अब व्यवहार का विज्ञान, अच्छा व्यवहार का विज्ञान, ध्यान देना, व्यवहार का जो विज्ञान है ना, ये व्यवहार का विज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ। ध्यान देना इधर, व्यवहार का विज्ञान कौन लेके आया? तो ध्यान देना इधर, कौन लेके आया व्यवहार का विज्ञान? कौन लेकर आया? तो ध्यान देना कौन? जेबी वाटसन। ये लिखा मैंने, देखो जेबी वाटसन लेके आया। कौन लेके आया इसको? जेबी वाटसन लेके आया। कब लेकर आया व्यवहार के विज्ञान को? ध्यान रखना है, कब लेकर आया? तो ये लेकर आया 1912 में, ठीक है ना। 1912 में यानी 20वीं सदी में, 20वीं सदी में, ठीक है ना। कैसे लेकर आया? देखो कैसे लेकर आया, तो ये लिख रहा हूँ मैं, कैसे लेकर आया। तो ध्यान देना, कैसे लेकर आया है? व्यवहारवाद सिद्धांत से। ये लिखा मैंने व्यवहारवाद दिया था इन्होंने, व्यवहारवाद से। कैसे लेकर आया? व्यवहारवाद से। तो ध्यान रखना दोस्तों, चीज समझ में आ रही नहीं आ रही? देखो व्यवहार का विज्ञान जो है ना, व्यवहार का विज्ञान लेके आया कौन? जेबी वाटसन। कब लेके आया? 1912 में। 1912 में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें बहुत बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक आए। ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक आए। उन मनोवैज्ञानिकों को क्रम कैसे जमाया? जो ज़्यादा उम्र का है उसको पहले बुलाया गया, लेकिन ये जेबी वाटसन सबसे कम उम्र के थे। कहते हैं ना कि हम उम्र देखते हैं ना, उम्र देख के उसका ज्ञान का अंदाजा लगाते हैं, ये बिल्कुल गलत है, समझ लेना। कि हम उम्र से देखते ना, इसका ज्ञान उम्र से होगा। तो जेबी वाटसन तो सबसे कम उम्र में थे और इन्होंने पूरी मनोविज्ञान को ही पलट दी। देखो, तो फिर ध्यान रखना, किसके बाद में? चेतना के बाद में क्या आया? व्यवहार का विज्ञान आया। कौन लेके आया? कौन लेके आया? जेबी वाटसन लेके आया। कब लेके आया? 1912 में। कैसे लेके आया? व्यवहारवाद से। व्यवहारवाद में उसने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, देखो साहब, व्यवहार एक ऐसी चीज़ है जो कभी घट नहीं सकता। जैसे कि आप अभी आपका व्यवहार, अगर आप गांव में रहते तो आप गांव जैसे व्यवहार करोगे, शहर में चले जाओगे शहर से व्यवहार करने लग जाओगे, और कहीं अमेरिका में चले जाओगे तो अमेरिका जैसे व्यवहार करने लग जाओगे। तो क्या आपका व्यवहार, गाँव का व्यवहार भूल जाओगे आप? बिल्कुल कभी नहीं भूल सकते। तो इसका मतलब यह व्यवहार कभी घटता नहीं है, इसलिए इसको व्यवहार का विज्ञान बोला। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो है ना जेबी वाटसन सबसे कम उम्र का था और इसने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी, तो इसलिए इसको क्या बोला? इसको देखो उपनाम दिए इसको, या उपाधि दी इसको, 20वीं सदी का, 20वीं सदी है, 20वीं सदी का चमकता सितारा। ध्यान रखना, चमकता सितारा, ये क्या दी इसको? उपाधि दी। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि है इनकी, कि ये क्या, ये देखो सबसे कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गया। तो क्या बोला जेबी वाटसन को? 20वीं सदी का चमकता सितारा। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, तो आप इसको पढ़ लेना ऐसे। ये क्या लिखा मैंने? 20वीं सदी का चमकता सितारा। उपाधि दी किसको? जेबी वाटसन को। अब ध्यान देना, जेबी वाटसन ने और क्या बात कही?
जेबी वाटसन ने ये बात कही कि तुम मुझे एक बालक दो। देखो जेबी वाटसन ने क्या बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये प्रश्न कई बार आ चुका है, ध्यान देना। ये क्या है, तुम मुझे क्या दो, एक बालक दो, ये लिखा मैंने। तो जेबी वाटसन बोल रहा है ये बात, कौन बोल रहा है, जेबी वाटसन। क्या बोल रहा है कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे चोर, डाकू, इंजीनियर, शिक्षक, डॉक्टर तुम कहो वो बना दूंगा। तो ये बात परीक्षा में कई बार आ चुकी है कि ये बात किसने कही थी कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उससे शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर या फिर और भी कोई वकील या किसान, चोर, डाकू तुम कहो वो बना दूंगा। ये बात जेबी वाटसन ने कही थी। समझ में आ गई दोस्तों, जेबी वाटसन ने। तो अब ध्यान देना, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो दोस्तों आप ऐसा करो, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो दोस्तों 20वीं सदी का चमकता सितारा, 20वीं सदी का चमकता सितारा जेबी वाटसन। ये बात किसने कही थी कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे चोर, डाकू, इंजीनियर, अभियंता कुछ भी बना सकता हूँ, जेबी वाटसन ने कही थी। जेबी वाटसन ने और क्या कहा था, देखो जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं भी प्रश्न देखो आपको ये मिल जाएगा कि व्यवहारवाद किसने दिया था, जेबी वाटसन ने। व्यवहारवाद किसने दिया था, जेबी वाटसन ने दिया था। फिर आगे देखना इधर, फिर इसके बाद में आती है, देखो अब इतनी सारी देखो आ गई। तो वुडवर्थ जो है ना, एक मनोवैज्ञानिक का नाम है, ये लिख रहा हूँ मैं, वुडवर्थ। तो वुडवर्थ ने देखो एक परिभाषा दी, मनोविज्ञान की परिभाषा दी है ना। तो क्या दी, देखो वुडवर्थ की अर्थ यात्रा परिभाषा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वुडवर्थ की अर्थ यात्रा परिभाषा। तो इधर ध्यान देना, अर्थ यात्रा परिभाषा, इसको समझ लेना आप। तो वुडवर्थ ने कहा कि देखो मनोविज्ञान ने सबसे पहले तो आत्मा को अपनाया, इसने बोला आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। इसके बाद में फिर क्या कहा इसने, फिर इसके बाद में कहा कि इसने तो फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान अपनाया, मन या मस्तिष्क का विज्ञान अपनाया, ये लिख दिया मैंने, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। फिर ध्यान देना इधर आगे क्या बोला इसने, फिर क्या बोला, चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। और वर्तमान में क्या है, ये वर्तमान में है व्यवहार का विज्ञान। तो समझ लेना दोस्तों, मनोविज्ञान वर्तमान में क्या है, व्यवहार का विज्ञान। तो ये परिभाषा अर्थ, वुडवर्थ की अर्थ यात्रा परिभाषा समझ में आ गई। तो दोस्तों कल जो है ना, यानी अगला वीडियो, कल का मतलब अगला वीडियो, तो अगला वीडियो जो आएगा ना हमारा मनोविज्ञान की परिभाषाएं आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, अक्सर प्रश्न आता ही है। और ये जो मैंने वीडियो बनाया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोनों वीडियो। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो क्या वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, क्यों, क्योंकि उसमें मनोविज्ञान की परिभाषा आएगी, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात करूंगा मैं, फिर इसके बाद में बाल विकास को स्टार्ट करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय भारत माता। हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। मैं जगदीश धाकड़ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों क्या मनोविज्ञान की परिभाषा को लेकर आप भी चिंतित हैं, क्या मनोविज्ञान की परिभाषा आपको याद नहीं होती? ध्यान दे इधर, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन याद हो भले मत हो, ये क्या परीक्षा में जरूर आती है। और इन परिभाषा की औकात उस व्यक्ति से पूछे जाकर जो पिछली रीट में केवल 1 नंबर से रह गया था। दोस्तों ध्यान दे, मैं क्या बोल रहा हूँ, केवल 1 नंबर से जो रह गया ना, उस व्यक्ति से जाके पूछे कि भाई साहब आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, वो बताएगा आपको 1 नंबर की औकात क्या होती है। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी मजाक में मत लेना, ध्यान देना इधर, बहुत सीरियस होकर देखना इसको। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना, उस ट्रिक पर बहुत फोकस करके देखना, एक एक चीज़ को समझना। ये मनोविज्ञान की परिभाषा आप कितनी भी रट लो, कितनी भी याद कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको परीक्षा में आप भूल ही जाओगे। परीक्षा में एक हमारे ऊपर दबाव वाला बल काम करता है, वो बल बहुत ही खतरनाक बल होता है, हमें सब परिभाषा भुला देगा ये, आप चाहे कितने रट के चले जाओ यहाँ पे। और आपने पिछली बार रीड दी होगी तो आपको याद होगी ये चीज़। तो इसलिए मैंने कुछ इसके लिए क्या खोजी, एक ट्रिक खोजी है, तो उस ट्रिक को आप फॉलो करोगे और आप क्या करोगे, परीक्षा में परिभाषा नहीं भूलोगे। तो आइए दोस्तों जल्दी से उस ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान देना, मनोविज्ञान की परिभाषा की ट्रिक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों, करें स्टार्ट। इधर ध्यान से देखिए, ये मैंने लिखा देखो, मनोविज्ञान की परिभाषा के लिए क्या है ट्रिक। मनोविज्ञान की परिभाषा गूगल पे खूब मिल जाएगी, आप सोचना या सर्च करके देखना, आपकी कॉपी में लिखी हुई होगी, लेकिन आपको याद नहीं हो रही, उस समस्या का समाधान के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ मैं। तो इधर ध्यान देना, जेबी वाटसन, ध्यान देना, मैंने कल पढ़ाया था ना आपको 20वीं सदी का चमकता सितारा, जेबी वाटसन। जेबी वाटसन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था। व्यवहारवाद में उसने क्या बताया था, उसमें ये बताया था कि मनोविज्ञान जो है ना, व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान या अध्ययन है, ठीक है ना। ये तो बोलोगे आप, ये तो हमें याद था, फिर नया क्या है इसमें, नया तो ये, इधर ध्यान देना, इधर क्या है नया, आपने देखो ये क्या है, जेबी वाटसन, ये क्या है, वाट दिखाई दे रहा है क्या आपको, इसकी ट्रिक बनाऊं, देखो मैं यहाँ पे इसकी ट्रिक यहाँ पे बनाता हूँ, देखो मैं, ठीक है ना, इसकी ट्रिक यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, देखो इसकी ट्रिक बना रहा हूँ मैं, किसकी, ये ट्रिक पहले वाले की है ना। तो वाट आपने कहाँ पे पढ़ा, ध्यान देना, वाट जो है ना आपने, ये वाट आपने, आप सोच रहे होंगे ये वाट तो हमने विज्ञान में पढ़ा था, शक्ति का मात्रक होता है, क्या सही बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही है। तो ध्यान देना, वाट
किस में पढ़ा था आपने? विज्ञान में। तो जब भी वाट आएगा इसका मतलब सकारात्मक विज्ञान आएगा। ध्यान देना दोस्तों, ट्रिक क्या है, तो वाटसन जब आ जाएगा ना तो सकारात्मक विज्ञान आ जाएगा, बस यही याद रखना आप। तो अच्छा, इसकी जेबी वाटसन की मनोविज्ञान की परिभाषा क्या हो जाएगी? मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान या सकारात्मक अध्ययन है। समझ में आ गई ये परिभाषा? कैसे याद रखोगे? विज्ञान वाट शक्ति का मात्रक, ठीक है, वहां से पकड़ लोगे इस परिभाषा को। ये परिभाषा डायरेक्ट ऐसे ही याद आएगी आपको, ठीक है? समझ में आई नहीं आई? वाट शक्ति का मात्रक होता है और कहाँ पढ़ते हैं? विज्ञान में पढ़ते हैं। तो वाट का मतलब विज्ञान, और यहाँ पे ये वाट शब्द दिख जाए तो विज्ञान, आप सकारात्मक विज्ञान ढूंढना आपको। सकारात्मक विज्ञान आते ही ये लगा देना, ठीक है? प्रश्न कैसे आएगा देखो, मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है, ये परिभाषा किसकी है? तो आप लगाओगे वाट। वाट मतलब वाटसन की। क्लियर है दोस्तों? दूसरी परिभाषा की बात करते हैं वुडवर्थ। ये ध्यान रखना, वुडवर्थ पूरी मनोविज्ञान में वातावरण की बात करेगा ये। अगर बाल विकास की परिभाषा पढ़ोगे तो बाल विकास की परिभाषा क्या देगा ये? बाल विकास जो होता है ना, ये क्या होता है? वंशक्रम तथा वातावरण का गुणनफल होता है। किसकी परिभाषा है? ये वुडवर्थ की। तो ये वुडवर्थ की जो ट्रिक क्या बन जाएगी? वुडवर्थ जो आ जाएगा ना, वुडवर्थ की ट्रिक बन जाएगी। लिख रहा हूँ देखो, वुडवर्थ जो है ना, वुडवर्थ की ट्रिक क्या बन जाएगी हमारे सामने? ध्यान देना, वुडवर्थ की ट्रिक जो बन जाएगी, वातावरण बन जाएगी यहाँ पे, वातावरण। अगर ये वातावरण शब्द आपके सामने आ जाता है ना तो आप वुडवर्थ को लगा देना, ठीक है ना? परिभाषा ऐसे आएगी, मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में मानव का अध्ययन करता है। ये परिभाषा किसकी है? तो वुडवर्थ की। देखो याद कैसे रखोगे? वह और वह और वह और वह, याद रह जाएगी ना? परिभाषा याद रहेगी नहीं? देखो ट्रिक काम करेगी नहीं करेगी। वुडवर्थ वातावरण की, वह और वह और वह और, ठीक है दोस्तों? दूसरी परिभाषा क्लियर। तीसरी परिभाषा की मैं बात करता हूँ। देखो बोरिंग। बोरिंग क्या बताता है? ध्यान रखना, बोरिंग। अब आप बोर हो जाओगे, मतलब आपको बोरिंग सा महसूस हो रहा, तो आप कहाँ जाओगे? पार्क में घूमने जाओगे, और कहाँ जाओगे? तो पार्क में गए, इसका मतलब क्या हुआ? आप प्रकृति के अंदर गए। देखो पार्क में क्या होता है? सब कुछ चीजें होती, फूल पेड़ पौधे सब कुछ होते हैं ना, तो आप प्रकृति के अंदर गए। तो ध्यान रखना, इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी? देखो मानव प्रकृति का क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ इसकी, देखो क्या आ जाएगी? बोरिंग की बात कर रहा हूँ मैं। देखो ये बोरिंग लिखा है मैंने, बोरिंग जो है ना, ये लिख दिया बोरिंग। बोरिंग जब आप होते हो ना तो कहाँ जाते हो? आप प्रकृति में जाते हो। देखो ये बोरिंग समझ में नहीं आया? ये ट्रिक अलग है और ये ट्रिक अलग है, ठीक है दोस्तों? ये ट्रिक अलग है। देखो ये मेरे यहाँ पे, यहाँ से तो बोरिंग का मतलब समझ आया ना? जब आप बोरिंग हो तो कहाँ जाते हो? प्रकृति में जाते हो। प्रकृति का मतलब क्या? गार्डन में जाते हो। तो ये यहाँ से ऐसे याद रख लेना, बोरिंग का मतलब क्या हो गया? प्रकृति। प्रकृति, ठीक है ना? ये एक शब्द मिलेगा डायरेक्ट आपको, एक शब्द से पूरी परिभाषा की पहचान करनी रहेगी आपको, ठीक है? तो इधर ध्यान देना वापस। अब ये क्रो और क्रो, अब इसकी परिभाषा फिर कैसे याद रखोगे? तो ध्यान देना, क्रो और क्रो दो व्यक्ति थे, एक तो थी पत्नी, एक था पति। तो ये कौन है? पति और पत्नी। ये क्या बताते हैं? पति पत्नी संबंध बता रहे हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे पति पत्नी क्या है? ये पति लिख दिया मैंने, पति और पत्नी। ध्यान देना, पति पत्नी क्या बताते हैं? संबंध को बताते हैं। ये पति पत्नी के संबंध को बता रहे हैं। तो ये संबंध जो सब दिख जाए ना आपको, तो कौन सी? क्रो एंड क्रो की आ जाएगी परिभाषा। फिर आगे ध्यान देना, इधर ये देखो नर आ गया वापस, स्किनर। स्किनर जो आ गया ना, स्किनर को कैसे याद रखोगे? ध्यान रखना, ये स्किनर की जो परिभाषा है ना आपको, ये आप ऐसे याद रखना। ध्यान रखना, ये लिख रहा हूँ मैं, देखो नर, ये नर लिखा मैंने। नर क्या कर सकता है? देखो नर अनुभव प्राप्त कर सकता है, अनुभव। ये लिखा मैंने, देखो नर क्या प्राप्त कर सकता है? अनुभव। ये ट्रिक हो गई इसकी। ध्यान रखना, पूरे मनोविज्ञान में स्किनर ने अनुभव की बात की। अनुभव से ये हो जाता है, अनुभव से ये हो जाता है। तो इसका मतलब जहाँ स्किनर शब्द नजर आ जाए ना, तो आपको अनुभव को ढूंढना है। ध्यान देना, अनुभव को ढूंढना है। समझ में आ गई? तो इसकी ट्रिक क्या हो गई? नर, यानी नर का मतलब होता है स्किनर। स्किनर का मतलब क्या हो गया? अनुभव। और ये अनुभव कौन प्राप्त कर सकता है? नर ही तो प्राप्त कर सकता है अनुभव, ठीक है ना? तो फिर आगे ध्यान देना इधर। अब ये देखो, ये इसकी ट्रिक, मर्फी एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। ये क्या बात करता है? देखो ये क्या है? मरा हुआ है, और बात किसकी कर रहा है? जीवित की, जीवित प्राणियों की, ठीक है? जीवित प्राणियों की लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, प्राणियों की। अब देखो मर्फी का मतलब हो गया मरा हुआ, और बात किसकी कर रहा है? जीवित की। तो याद हो जाएगा ना? देखो मर्फी की परिभाषा क्या है? मर्फी की परिभाषा है जीवित प्राणियों का पर्यावरण या पर्यावरण के वातावरण पे आ सकता है। ध्यान रखना, पर्यावरण के प्रति अध्ययन या वातावरण के प्रति अध्ययन या फिर परिवेश के प्रति अध्ययन, परिवेश पे आ सकता है। यहाँ पे तीन शब्द काम में लेते हैं यहाँ पे। तो ये चीज समझ में आ गई आपको? क्या देखो मरा हुआ इंसान किसकी बात कर रहा है? जीवित इंसान, जीवित प्राणियों की बात कर रहा है। तो मरा हुआ और जीवित समझ में आ गया ना ये चीज। फिर आगे ध्यान देना इधर, ये मैकडूगल। अब ये मैकडूगल की परिभाषा देखो, ये आचरण की बात कर रहा है। आचरण का यहाँ पे ट्रिक बना दूं मैं, आप और हो गया। देखो ये आ मैं, तो ध्यान रखना आप और क्या हो जाएगा? आचरण। ये लिखा मैं, आप और आम। आम याद रखना है आपको, ठीक है ना? आम का मतलब क्या होगा? आ का मतलब क्या होगा? आचरण। और मैं का मतलब क्या होगा? मैकडूगल। तो जहां पे आपको आचरण सब दिख जाए ना, ये आचरण, तो क्या लगा दोगे? मैकडूगल। आम याद रखना है, ट्रिक समझ में आ रही है ना? आम। फिर आगे ध्यान देना इधर। अब देखो मन भी एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। ध्यान देना, आप अपना मन मत समझना। ये एक मन जो है ना, एक मनोविज्ञानिक का नाम है। मन के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? तो मन के अनुसार मनोविज्ञान जो है, देखो व्यवहार तो पूरे में आ रहा है इसमें।
ये है ना वैज्ञानिक खोज है। अब आप इसकी ट्रिक क्या देखो, आपका मन नहीं लगेगा ना, आपका मन लगेगा तभी तो आप क्या करोगे, वैज्ञानिक खोज करोगे। ध्यान रखना, वैज्ञानिक खोज तभी हो सकती है जब आपका मन लगेगा। अगर आपका मन ही नहीं लगेगा तो आप वैज्ञानिक खोज कैसे करोगे। तो मन लगेगा तब क्या करोगे, आप वैज्ञानिक खोज करोगे। ये लिख दिया मैंने, वैज्ञानिक खोज करोगे। ठीक है ना, समझ में आ रही है, खोज शब्द दिख जाए ना, खोज। अरे सीधी सी बात है, आपका मन लगेगा तभी तो आप किसी की खोज कर पाओगे, चाहे वो वैज्ञानिक हो चाहे कोई सी हो, लेकिन मन नहीं लगेगा तो क्या खोज कर लोगे आप। तो खोज जो दिखाई देना आपको, खोज दिख जाए तो मन लगा देना। ठीक है ना दोस्तों, परिभाषा आ जाएगी मनोविज्ञान जो है ना, यहाँ परिभाषा जाएगी देखो, मनोविज्ञान व्यवहार की वैज्ञानिक खोज का अध्ययन है। परिभाषा किसकी है, तो आप लगाओगे मन का, है ना, मन। ठीक है ना, वुडवर्थ वगैरह ऐसे ऑप्शन आएगा, आपको मन लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये तो सारी मैंने क्या बता दिया आपको ट्रिक के साथ में। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगा होगी कहीं मेरे को समझ में नहीं आया तो वापस देखना इस वीडियो को, समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत आसान ट्रिक बना दी है। अब ध्यान देना, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि क्या मनोविज्ञान क्या होता है और क्या नहीं होता है, मनोविज्ञान क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो ध्यान देना, मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो हमेशा ये बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं है। मनोविज्ञान का मतलब होता है व्यवहार का अध्ययन, और हमारा व्यवहार कभी घटता नहीं है। हम जब छोटे थे दूसरा व्यवहार करते थे, बड़े हुए तो थोड़ा व्यवहार चेंज हुआ, इसका मतलब व्यवहार घट नहीं रहा, व्यवहार हमेशा बढ़ रहा है। तो ध्यान रखना, क्या होता है मनोविज्ञान, धनात्मक होता है। और धनात्मक का देखो अन्य नाम क्या है, सकारात्मक। हम नहीं बोलते हैं कि या तो सकारात्मक धनात्मक विचार आने चाहिए, पॉजिटिव विचार, सकारात्मक। और ध्यान रखना, विधायक का मतलब होता है जो कभी समाप्त नहीं होता। अब समाप्त कब नहीं होगा, जब बढ़ेगा तभी तो समाप्त नहीं होगा। और अनुप्रयुक्त मतलब होता है जो किसी के काम में आए। देखो मनोविज्ञान काम में आता है, मनोविज्ञान हमेशा क्या होता है, कभी मनोविज्ञान समाप्त नहीं हो सकता, इसका मतलब विधायक हो गया। और मनोविज्ञान धनात्मक और सकारात्मक होता। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ, मनोविज्ञान सकारात्मक, ये देखो मैं लिख रहा हूँ, मनोविज्ञान धनात्मक और सकारात्मक और विधायक और अनुप्रयुक्त तो होता है और नहीं होता है, ये क्या क्या है। तो नियामक, नियम का मतलब जो किसी का नियम के अनुसार काम करेगा, क्या वो व्यवहारवादी हो सकता है। अगर मान लो मैं नियम के अनुसार काम कर लेता तो मेरा व्यवहार बिगड़ेगा, सीधी सी बात है। जैसे कि मैं किसी से 500 रुपये मांगता हूँ ना, तो मेरा नियम क्या कहता है, डायरेक्ट उससे जाके मांग। ठीक है ना, तो मेरा क्या हो, व्यवहार बिगड़ेगा। जहाँ व्यवहार बिगड़ेगा वो मनोविज्ञान हो ही नहीं सकता। आदर्श का मतलब भी वही होता है कि जो बिल्कुल अपने नियम पर परफेक्ट उतरता है, कि जैसे मैं 500 रुपये मांगता हूँ तो उसे लेके ही आने हैं, कोई व्यवहार नहीं देखना है। और अनुप्रयुक्त मतलब होता है जो किसी के काम में नहीं आता, तो मनोविज्ञान तो काम में आता है। तो दोस्तों इन परिभाषा को एक बार और देख लेना, इनमें इस ये जो ये पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको, इसमें से रीट में 1% आपको मिलेगा, ये गारंटी है 2021 में 1% आपको मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों, चाहे परिभाषा से मिल सकता है चाहे इससे। तो इस वीडियो को एक बार और देख लेना दोस्तों, समझ में नहीं आया हो तो, और भी समझ में नहीं आया हो ट्रिक कोई सी, तो कमेंट कर देना, मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ऐसी ट्रिक जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसी मनोविज्ञान की बहुत सारी ट्रिक है मैं इस चैनल पर बताता हूँ आपको। ठीक है ना दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय भारत माता। हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। प्यारे साथियों, धाकड़ साइंस क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। मैं जगदीश धाकड़ फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। इधर ध्यान देना, हमने मनोविज्ञान के परिचय की बात कर ली, और मनोविज्ञान क्या होता है और शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है उसके बारे में मैंने बात कर ली। जिस भी मेरे साथी ने पुराना वीडियो नहीं देखे वो पुराने वीडियो देख ले, उसके बाद में ये वीडियो देखे ताकि उसको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है ना, तो आज हम बात किसकी करने वाले हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्या, ये है बाल विकास। बाल विकास की बात करने वाले हैं दोस्तों। तो इस यूनिट से, ये यूनिट कौन सी है, ध्यान देना, यूनिट जो है ना पहली यूनिट है। यूनिट कौन सी है, पहली, मनोविज्ञान में पहली यूनिट है। और ये पहली यूनिट ध्यान रखना कितने नंबर की है, ये सुनकर आप एक बार तो सोचने लगोगे कि क्या वास्तव में इतने नंबर की है यूनिट। तो ध्यान देना, ये आपको रीट में कुल मिलाकर 6 से 7 नंबर देने वाली है, ये 6 से 7 नंबर। ठीक है ना, समझ में आ रही नहीं आ रही, कितने नंबर देगी आपको, यानी 6 से 7 नंबर ये यूनिट देगी आपकी अकेली यूनिट मनोविज्ञान की। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, इस यूनिट का मतलब तो समझ गए होंगे कितनी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो क्या करो, आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और अब हम आगे बात करते हैं। तो इधर ध्यान देना, मैं बात करने वाला हूँ किसकी, बाल विकास की। दोस्तों ध्यान देना, बाल विकास की जो देखो मनोविज्ञान की जो शुरुआत तो कब से कर दी थी, 4वीं सदी से कर दी थी, लेकिन बाल विकास की शुरुआत तब से नहीं की गई थी। इसकी शुरुआत लगभग 17वीं सदी में की गई थी। 17वीं सदी में भी कब की गई थी, तो 1628 में की गई थी। किसने की थी, तो कोमेनेस ने की थी। कैसे की थी, तो ध्यान देना, उसने एक 2 पुस्तकें लिखी थी, 2 पुस्तकें लिखी, और पुस्तकों में किया है क्या, उसने ये किया कि चित्र बनाए,
मतलब वर्ण लिखा और उस वर्ण का क्या लिख दिया, चित्र बना दिया। जैसे कि ऐसे अनार लिखा तो अनार का चित्र बना दिया, ए फॉर एप्पल लिखा तो एप्पल का चित्र बना दिया। तो ध्यान रखना, दो चित्रमय पुस्तकों से किसकी शुरुआत हुई, बाल विकास की शुरुआत हुई। तो इसको हम देखते हैं, देखो इधर ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो बाल विकास है, बाल विकास की जो शुरुआत है ना, पहली बार शुरुआत, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो पहली बार शुरुआत की बात कर रहा हूँ मैं, पहली बार शुरुआत, ये लिख दिया मैंने, शुरुआत किसने की थी, पहली बात जो है ना, ध्यान रखना, पहली बार इसने शुरुआत जो की थी ना, ये लिख रहा हूँ मैं, देखो ध्यान देना, बाल विकास है, बाल विकास की शुरुआत की बात करें, देखो फर्स्ट में बाल विकास पहली बार शुरुआत जो है ना, ये हुई थी कब, 17वीं सदी में। अब आप टेंशन में आ रहे होंगे कि 17वीं सदी में तो हुई थी, लेकिन 17वीं सदी तो बहुत बड़ी होती है, इसमें कब हुई थी, समझ में आ रही ना ये चीज़। मैंने अब तक ये लिखा, देखो बाल विकास है, बाल विकास की पहली बार शुरुआत जो है ना, मतलब पहली बार पे, इससे पहले कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इस पर। तो पहली बार शुरुआत कब हुई थी, 17वीं सदी में। 17वीं सदी में आप बोलोगे कि क्या सर आप इसके सन भी बता सकते हो क्या, तो बिल्कुल, कब हुई थी, ये हुई थी, ध्यान देना, 1628 में, 1628 ईस्वी में हुई थी। अब आपके मन में अगला प्रश्न ये आ रहा होगा कि 17वीं सदी में हो गई, 1628 में हो गई, लेकिन की किसने, तो ध्यान देना किसने की ये शुरुआत जो है ना, किसने की, तो ये शुरुआत किसने की, देखो ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, शुरुआत किसने की, तो इधर ध्यान देना, शुरुआत कर किसने की ना, तो ये की थी हमारे, ध्यान रखना, कोमेनियस ने, यूरोपीय विद्वान थे ये, कोमेनियस, किसने की थी, ये कोमेनियस, ये नाम याद रख लेना, शुरुआत किसने की थी, कोमेनियस ने। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कैसे की, देखो किसने की थी, कोमेनियस ने, लेकिन कोमेनियस ने कैसे की, तो ध्यान देना, कोमेनियस ने, तो मैं हम बात किसकी कर रहे हैं कि कोमेनियस ने बाल विकास की शुरुआत कैसे की, तो इधर ध्यान देना, कैसे की इन्होंने, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैसे की, तो ध्यान देना, इन्होंने क्या किया था, शिशु पाठशाला की स्थापना की थी। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, देखो शिशु पाठशाला, शिशु पाठशाला की इसने इन्होंने स्थापना की, और इस शिशु पाठशाला में इन्होंने क्या किया, शिशु पाठशाला में जो इन्होंने दो पुस्तकें लिखी, और उन पुस्तकों में क्या किया इन्होंने कि जो भी वर्ण है ना उसके सामने उसका चित्र बना दिया। शिशु पाठशाला में, समझ में आ गया ना, शिशु पाठशाला। अब देखो ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, पहले तो मेरे को ये बता दो, समझ में आ गया ना सबको। अब ध्यान देना, ये 17वीं सदी की तो बात कर ली हमने, अब इधर ध्यान देना, बाल विकास को लेकर 18वीं सदी की बात कर लेते हैं। 18वीं सदी लिख रहा हूँ मैं, देखो 18वीं सदी लिख दिया मैंने ये। अब ध्यान देना 18वीं सदी में क्या क्या होता है, देखो 18वीं सदी की बात करें तो आपको पहले तो मन में ये सवाल आ रहा होगा क्या इसके कोई सन है क्या, तो बिल्कुल, कब, 1774 की बात कर रहे हैं। 18वीं सदी मतलब 1774 की बात कर रहा हूँ मैं। 1774 में क्या होता है, देखो पेस्टोलॉजी, वही पेस्टोलॉजी जो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी थी ना, जयपुर जन्मजात अभियोगिता, मैंने बताई थी कल ट्रिक, जिस जिस भी मेरे साथी ने क्या किया, पुराना वीडियो नहीं देखा, वीडियो देख ली, ठीक है। तो अब ध्यान देना इसमें, 18वीं सदी में क्या हुआ था, 18वीं सदी में पेस्टोलॉजी आए, पेस्टोलॉजी ने कहा कि, पेस्टोलॉजी ने क्या किया, पेस्टोलॉजी ने स्वयं का बालक था 3.5 वर्ष का, उस पर अध्ययन किया, देखो, और अध्ययन किया और बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं छपवाई। उस पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़ा, एक जर्मन का एक डॉक्टर था, बालकों का डॉक्टर टाइडमैन पर क्या पड़ा, उसका प्रभाव पड़ा। तो टाइडमैन ने उन पत्र पत्रिकाओं को चिकित्सा के क्षेत्र में काम में लिया। तो ध्यान देना, इसलिए ये इसलिए तो पेस्टोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, पेस्टोलॉजी की बात करें, देखो 18वीं सदी की बात करें तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, पहला तो सन है क्या, तो बिल्कुल सन है, कब, 1774 की बात हो रही है, 1774 ईस्वी की। अब 1774 ईस्वी की बात जो हो रही है ना, तो प्यारे साथियों हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात करें देखो 18वीं सदी की, 17वीं सदी को हमने निपटा दिया, अब बात किसकी करें, 18वीं की। तो 18वीं सदी में सन मैंने बताया ये। अब देखो नाम किसका, एक मैं नाम बता रहा हूँ, पेस्टोलॉजी, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, पेस्टोलॉजी। ये पेस्टोलॉजी जो है ना, ये आपका लॉजी निकाल देगा, ध्यान रखना, ये क्यों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसकी पहली मैंने शिक्षा मनोविज्ञान की ट्रिक बताई थी, परिभाषा कैसे, जयपुर हो गया जन्मजात अभियोगिता, पैपोर हो गया प्रकृतिशील, सैपोर हो गया स्वाभाविक और समरस। तो इसको देखो नाम से इसकी परिभाषा बना दी थी हमने शिक्षा मनोविज्ञान की। इसलिए जो जिस भी मेरे साथीगण ने वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देख ले, पुराना वीडियो, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना, पेस्टोलॉजी ने क्या किया था, पेस्टोलॉजी ने अपने छोटे से पुत्र था 3.5 वर्ष का, उस पर अध्ययन किया है कि इसका विकास कैसे होता है। इसने जन्म अब लिया था, देखो जन्म लिया था तब से लेकर ये अध्ययन करता रहा उस पर कंटिन्यू। तो इसने क्या एक पुस्तक लिखी, इस पुस्तक का नाम है क्या, देखो इस पुस्तक का नाम है बाल जीवन चित्र, मतलब कि बाल जीवन चित्र को इंग्लिश में बोलेंगे बेबी बायोग्राफी, बाल जीवन चित्रण।
ये एक पुस्तक लिखी थी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेबी बायोग्राफी। ध्यान देना इसमें क्या क्या इसने बताया कि बालक का विकास कैसे कैसे होता है, जन्म के बाद बालक का विकास कैसे होता है। ये बात किसने बताई थी? पेस्टोलॉजी ने। इसलिए ध्यान देना, बाल विकास का जनक किसको बोलेंगे हम? पेस्टोलॉजी को। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख दूँ, ध्यान देना, बाल विकास का जनक, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाल विकास का जनक जो है ना कौन है हमारा? ये पेस्टोलॉजी साहब है। पेस्टोलॉजी, ठीक है ना, पेस्टोलॉजी हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें, देखो आप बोल रहे होंगे कि 18वीं सदी की तो बात कर लिया आपने, अब 19वीं सदी पे आएगी। तो देखो 19वीं सदी में क्या हुआ? 19वीं सदी में श्रीमती विक्टोरिया हरलोग ने ये बात बताई कि देखो ये दोनों क्या बोल रहे कि बालक के जन्म के बाद हम बालक का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। देखो बोल रहे कि नहीं बोल रहे, लेकिन अब ध्यान देना, श्रीमती विक्टोरिया हरलोग ने ये बात बोली कि साहब आप दोनों बोल तो सही रहे हो, लेकिन बालक का जो विकास होता है ना वो जन्म के बाद होता है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। बालक का विकास तो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो ये बात किसने बोली थी? श्रीमती विक्टोरिया हरलोग ने। कब बोली थी? 19वीं सदी में। तो इधर ध्यान देना, यहाँ पे मैं आगे लिख रहा हूँ, देखो 19वीं सदी जो है ना, 19वीं, 18वीं हो गई, 18वीं के बाद 19वीं सदी आ गई। 19वीं सदी में श्रीमती जो विक्टोरिया है ना, ध्यान देना, श्रीमती, ये लिख रहा हूँ देखो, श्रीमती विक्टोरिया हरलोग, ध्यान देना, विक्टोरिया हरलोग। आपको क्या फोकस करना है? ये हरलोग पर। हरलोग ये शब्द आ सकता है किसके अनुसार? हरलोग के अनुसार। नाम पीछे ये आएगा बस, बाकी ये तो इसका पूरा नाम लिखा मैंने। श्रीमती विक्टोरिया हरलोग ने क्या बात कही कि बालक का जो विकास होता है ना वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं, विकास, जो बालक का विकास होता है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो बालक है, बालक का विकास जो होता है ना, बालक का विकास कब से हो जाता है? गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं, गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, गर्भावस्था से प्रारंभ। तो साथियों ये बात किसने बताई थी? समझ में आ गई क्या? फिर देखो यहाँ तक समझ में आ गई। फिर इसी 19वीं शताब्दी के अंत की बात करें, 19वीं शताब्दी के अंत का इसका मतलब ये हुआ कि सन है 1893 में, 1893 ईस्वी की बात करें। देखो 1893 ईस्वी में अमेरिका के एक विद्वान थे, उनका नाम था स्टैनली होल। स्टैनली होल ने क्या किया था? ये बोल रहे थे कि देखो ये क्या क्या आ रहे सवाल, कुछ इनको समझ में नहीं आ रही थी बातें। देखो क्या ये तो बोल रहे कि जन्म के बाद बालक का विकास, बाल विकास कहलाएगा। ये भी यही बात बोल रहे थे कि जन्म के बाद अलग अलग अवस्थाओं में जो विकास होगा उसे बाल विकास बोलेंगे। लेकिन श्रीमती विक्टोरिया लोग ने क्या बात बोल दी कि गर्भावस्था से ही विकास प्रारंभ हो जाता है। तो इनके दिमाग में ऐसा ये सेट नहीं हो रहे थे, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बाल विकास आंदोलन की शुरुआत कर दी, ठीक है ना, बाल विकास आंदोलन की शुरुआत कर दी। फिर इन्होंने क्या किया? बाल विकास आंदोलन की शुरुआत करने के बाद इन्होंने क्या किया? बाल अध्ययन सोसाइटी का गठन किया। तो अगला पॉइंट लिख दे, इसका मतलब हुआ, ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो बाल, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, बाल विकास जो है ना, ये लिखा मैंने, बाल विकास आंदोलन। बाल विकास आंदोलन जो है ना, आंदोलन की शुरुआत तो कब हुई? देखो शुरुआत हुई थी इसकी कब? 1893 में बाल विकास आंदोलन शुरू हो गया। देखो आंदोलन, ये लिख दिया मैंने, आंदोलन। तो ध्यान रखना, बाल विकास आंदोलन शुरू हो गया। और शुरू किसने किया था? स्टैनली होल ने। इसलिए बाल विकास आंदोलन शुरू किसने किया था? देखो शुरू हुआ था, ये शुरू हो गया, ये लिख रहा हूँ मैं, शुरू कब हुआ था? ये 1893 में। किसने किया था? किसने किया था? तो ध्यान देना, किसने? तो ये किया था होल ने, स्टैनली होल ने। ये लिख दिया मैंने, स्टैनली होल। इसीलिए ध्यान रखना, ये बाल विकास आंदोलन का जनक कौन कहलाएगा? हमारा जनक, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो जनक, जनक कहलाएगा स्टैनली होल। तो ये समझ में आ गया ना, स्टैनली होल, स्टैनली होल। अब ध्यान रखना, स्टैनली होल ने और क्या क्या कार्य किए। ये स्टैनली होल जो है ना, इन्होंने, मैंने बताया ना अभी, बाल अध्ययन सोसाइटी का गठन किया था। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं, बाल अध्ययन सोसाइटी, ये लिख दिया मैंने, देखो सोसाइटी का गठन किया था इन्होंने। क्या किया था? गठन किया था। ये चीज़ पे आप याद रख लेना। फिर मैंने आगे क्या बताया आपको कि एक तो ये बताया मैंने कि बाल विकास आंदोलन का जनक कौन? स्टैनली होल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसका जनक के। और बाल अध्ययन सोसाइटी का गठन इन्होंने किया था, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्यारे साथियों, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें से प्रश्न कैसे आएंगे? ध्यान देना, पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो बाल विकास की शुरुआत हुई थी 17वीं सदी में। अगर 17वीं सदी नहीं पूछे आपसे और बोले कि सन बताओ, तो क्या बताओगे आप? 1628 में, ठीक है। फिर आपसे पूछ लेता है कि किसने की थी? तो कॉम्यूनिस्ट ने की थी। बाल विकास का जनक कौन है? तो जनक बताओगे आप, पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी बता दोगे इसका जनक। और जनक इसने कब की थी? तो इसने की थी 1774 में। फिर बोल देगा आपको कि
विक्टोरिया हरलोग ने क्या बात बताई थी, तो इसने सबसे अलग बात बताई। क्या बताई थी इन्होंने ये बताई थी, देखो इसका जो गर्भावस्था से इसका विकास होता था। ये प्रश्न आया हुआ है रीट में कि ये बात किस मनोवैज्ञानिक ने बताई थी कि बालक का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता था। उसमें नाम था हरलोग का, इतना सा नाम था केवल हरलोग, ठीक है ना, तो ये भी याद रखना आप। और बाल विकास आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो बाल विकास आंदोलन की शुरुआत हमारे स्टैनली वॉल ने की थी। इसलिए बाल विकास आंदोलन के जनक कौन है, स्टैनली वॉल। तो दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो प्यारे साथियों, मैंने अब तक जो भी आपको पढ़ाया ना इस वीडियो में, उसका निचोड़ आ चुका है। देखो इधर ध्यान देना, बाल विकास की शुरुआत 17वीं सदी में, प्रश्न आ जाएगा, देखो प्रश्न आ सकता है, बाल विकास की शुरुआत 17वीं सदी में, जनक पेस्टोलॉजी, बाल विकास के जनक कौन है, पेस्टोलॉजी। ध्यान देना, यहाँ पे बालक का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ये प्रश्न आया हुआ है पिछली बार टीट में, हर लोग ने बताई थी ये बात। बाल विकास आंदोलन, ध्यान रखना अब आएगा, इनके निम्न में से कौन सा असत्य कथन को चुनो, या तो ये आ जाएगा, या निम्न में से सत्यकूट का उपयोग, सत्य कथन क्या, सत्यकूट को चुनिए। तो ध्यान रखना उसमें ये आ जाएगा, देखो 1 2 3 4, उसमें देखा बाल विकास आंदोलन के जनक स्टैनली वॉल, ऑप्शन लगेगा 1 2 3। तो ध्यान रखना ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों प्रश्न, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीट में आ सकते हैं। देखो बाल विकास आंदोलन का जनक कौन है, स्टैनली वॉल। शिशु पाठशाला की स्थापना किसने की थी, कोमेनियस ने। बेबी बायोग्राफी की पेस्टोलॉजी ने। और बाल अध्ययन सोसाइटी का स्टैनली वॉल ने। दोस्तों मान के चलो रीट में प्रश्न आएगा अगर, तो इनमें से बाहर नहीं जाएगा, ये 4 5 शब्द जो है ना इससे बाहर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो सारा निचोड़ तो हमने बता दिया, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान देना, इसको याद करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो कल ध्यान देना, कल हम क्या पढ़ेंगे, बाल विकास की परिभाषा। बाल विकास की परिभाषा क्या होती है, देखो बालक का गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद विभिन्न अवस्था तक का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। फिर इसके बारे में मनोविज्ञान की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके लिए हम ट्रिक भी लेके आएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और आप चैनल पर नए हो या पुराने हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को क्या करो, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय भारत माता। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ताकत साइंस क्लासेज। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, जिसका टॉपिक मैंने लिख दिया, देखो बाल विकास है, बाल विकास की परिभाषा। तो मैंने बाल विकास की परिभाषा आपको क्या बताई थी कि बालक में गर्भकाल से लेकर जन्म के बाद की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाला परिवर्तन या विकास का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। अब इधर ध्यान देना, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि बाल विकास की शुरुआत कैसे हुई थी, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने इनके क्या क्या विचार दिए थे। आज हम बाल विकास की परिभाषा देख लेते हैं। बाल विकास की देखो परिभाषा तो आपको बहुत सी जगह मिल जाएगी, लेकिन हम परिभाषा की ट्रिक देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इधर ध्यान देना, ये मैंने जो टॉपिक लगाया आज का वो क्या है, हमारा बाल विकास की परिभाषा है। देखो क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है, ये ध्यान रखना दोस्तों, परिभाषा कैसे आती है। देखो परिभाषा प्रश्न आ जाएगा आपके सामने, कैसे कि गर्भकाल से लेकर जन्म के बाद किशोरावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन को ही बाल विकास कहते हैं। निम्न में से ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, तो वहाँ पे फिर न तो हवा लगेगी न धुआं लगेगा, आराम से बैठे बैठे बस गलत प्रश्न लगेगा होगा। और ध्यान रखना, हार और जीत के बीच में केवल एक प्रश्न का ही अंतर होता है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो देख लेना, यहाँ पे देखो शब्द आ रहे हैं, बाकी देखो ये जन्म के बाद, जन्म के पहले और विकास, ये शब्द आपको सब में मिल जाएंगे, सब परिभाषा में मिलेंगे। ये सब तो अलग क्या है, अध्ययन मिलेगा ही सही, बाल विकास मिलेगा ही सही। ध्यान देना, एक तो इसमें अलग है, देखो क्या, एक तो है गर्भकाल और दूसरा है किशोरावस्था, ये शब्द इसमें क्या है, अलग है, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना, देखो जन्म तो इसमें भी है और जन्म तो इसमें भी है। देखो जन्म इसमें सब, मतलब जन्म सब में आ जाएगा लगभग, विकास इसमें भी है, विकास सब में आ रहा। तो हमने ट्रिक क्या बनाई, देखो इसकी ट्रिक जो है ना, हमारी ट्रिक है जी। जी का मतलब क्या होता है, किलोग्राम, पढ़ते हैं ना हम, वही वाला किलोग्राम। अब ध्यान देना, इसको पढ़ना कैसे, देखो जी का मतलब तो हो गया क्या, गर्भकाल, जी का मतलब तो हो गया गर्भकाल, ये हो गया गर्भकाल। के का मतलब क्या होगा, देखो के दो मतलब निकालने हैं हमें, के दो मतलब निकालने। पहले तो क्या निकालना है, के का क्रो एंड क्रो, ये लिख रहा हूं मैं, क्रो एंड क्रो, ये तो निकल गया के का पहला मीनिंग। ध्यान देना, के का पहला मीनिंग तो ये निकल गया। दूसरा क्या निकालोगे इसको, किशोरावस्था, किशोरावस्था।
दोस्तों इस बात को आप अच्छी तरह से समझ ले। आप सोच रहे हैं ना कि ये परिभाषा में हम याद कर लेंगे और हम क्या पेपर में लगा देंगे। देखो ये बहुत अच्छी बात है, आप पेपर में लगा दो, तो मैं आपको मना नहीं कर रहा कि आप मत लगाना, लेकिन 100 स्टूडेंट में से यानी 100% में से 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो परीक्षा में जाते हैं इन परिभाषा को भूल जाते हैं। यार ये परिभाषा इसकी थी या इसकी थी, तो हमने इसके लिए ट्रिक बनाई है। क्या बनाई, देखो केजी आपको आराम से याद रह जाएगा। केजी का मतलब क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम में के का मतलब क्या निकालना आपको, क्रो एंड क्रो, वापस के का मतलब क्या निकालना, किशोरावस्था, और जी का मतलब निकालना गर्भकाल। तो ध्यान देना, आपको ऐसे शब्द दिख जाए जहाँ गर्भकाल, केवल दो शब्द की पहचान करनी है आपको, एक तो गर्भकाल, दूसरा किशोरावस्था। अगर पूरी परिभाषा में आपको गर्भकाल और किशोरावस्था दिखाई दे रहा है ना, तो आपको वो परिभाषा किसकी होगी, क्रो एंड क्रो की। तो दोस्तों ये परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी शायद। आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान देना आप। अब ये बर्क की परिभाषा देखो, बर्क। अब ये भी आप मतलब कंफ्यूज रहोगे इसको याद करने में। तो ये भी देखो बोल रहा है जन्म से पूर्व, बात तो वही है ना। देखो जन्म से पूर्व इसका मतलब क्या हुआ, गर्भकाल की बात हो रही है कि अवस्था से लेकर जन्म के बाद की परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब वही आ रही, देखो जब हम पूरी तरह से पक जाते हैं, ये बोल सकते हैं हम। पक कब जाते हैं, किशोरावस्था के बाद। किशोरावस्था में हम पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, पक जाते हैं। कि अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन को क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। दोस्तों अब आप इन परिभाषा को याद करने बैठ जाओगे ना, तो ये निश्चित है कि आप परीक्षा के दबाव से, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना एक बार, मैं मानता हूँ आप प्रतिभाशाली हो, मैं मानता हूँ आप बहुत होशियार हो, इन परिभाषाओं को आप ऐसे कैसे रट लोगे, लेकिन परीक्षा के दबाव से आप इस ये जो कथन आएगा ना, इस कथन को आप निश्चित तौर पे गलत करके आओगे। तो इस गलती से बचने के लिए, अर्थात 1 नंबर प्राप्त करने के लिए हमने ये ट्रिक बनाई है। अब इसकी ट्रिक क्या है, देखो आप ध्यान रखना, आप तो टीचर बन जाओगे ना, तो आपके पास तो पैसे रहेंगे, लेकिन बेचारा कोई टीचर नहीं बनेगा तो स्कूल में क्या करेगा, बाबू का काम करेगा। बाबू का मतलब पानी पिलाएगा, झाड़ू पोछा करेगा, और क्या करेगा। तो ध्यान देना इधर। तो बाबू का काम करेगा, तो बाबू को हम क्या बोल रहे, बाबू तुम क्या करो, पी लो, पी बाबू क्या, बाबू को हम बोल रहे जूस पी लो, लेकिन बाबू बोल रहा मैं नहीं पीऊँगा। तो ट्रिक क्या बन जाएगी इसकी, ध्यान रखना। बाबू, ये लिखा मैंने बाबू, देखो बाबू पी, बाबू पी, ठीक है ना, बाबू पी लिखा मैंने। तो अब ध्यान देना, बाबू पी वैसे तो हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, बर्क। वैसे तो क्या हो जाएगा हमारा बर्क, ये जो पूरा है ना इससे तो हो जाएगा बर्क, और एक पी से तो हो जाएगा हमारा पूर्व। ध्यान देना, एक पी से तो हो जाएगा पूर्व, इस पी से हो जाएगा परिपक्वता। ये दोस्तों मैंने कोड जो बनाया है ना, ये कोड इसलिए बनाया कि ताकि आसानी से आप याद कर सको, ठीक है ना। तो समझ में आएंगे यार। देखो जन्म से पूर्व एक शब्द मिलेगा आपको, जन्म से पूर्व की अवस्था से लेकर जन्म के बाद परिपक्व, ये शब्द मिलेंगे आपको परिभाषा में। केवल 2 शब्द पे फोकस करना है कि अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जो है ना, बाल विकास कहलाता है। तो ध्यान देना, कथन आ जाएगा, ये आ जाएगा कथन की, जन्म से पूर्व की अवस्था से लेकर जन्म के बाद की परिपक्वता की अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, तो आप लगाओगे, देखो याद आ जाएगा आपको, बाबू का बैप और क्या हो जाएगा, बर्क, तो आपका बर्क लगा दोगे। ठीक है, ट्रिक समझ में आ रही ना दोस्तों। अब आगे ध्यान देना, ये वुडवर्थ आ गया। देखो वापस मैंने बताया था ना आप, ये वुडवर्थ किसका धनी था ये पता है आपको, व्यावरण जो है ना, व्यावरण उसका धनी था ये। कहीं पे तो ये विशेषता की बात करेगा, कहीं पे वातावरण की बात करेगा, कहीं पे वंशक्रम की बात करेगा, मतलब ये वह का धनी था, ये मान लो आप। तो ये यहाँ पे देखो इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी, ये वुडवर्थ जो था ना, देखो इसमें इसके नाम में कितने वह है, 2 वह तो इसके नाम में है, देखो 1 और ये 2। तो ये वह का क्या था, धनी था ये वह वर्ण जो होता है ना उसका धनी था। देखो अब ये क्या बोल रहा है, बालक का विकास जो होता है ना, उसके वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। दोस्तों उसने एक सूत्र दिया था वुडवर्थ ने कि विकास जो होता है ना, ये वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। कि एक बालक को उसका वंशक्रम और कितना अच्छा वातावरण मिल रहा है, उसको गुणा कर दो तो उसका विकास पता चल जाएगा आपको। समझ में आ रही दोस्तों चीज़। तो अब ध्यान देना, इसकी ट्रिक क्या रहेगी हमारे पास। ये वुडवर्थ जो था ना, मैंने मनोविज्ञान की परिभाषा बताई थी, उसमें बताया था कि आप जहाँ वातावरण दिख जाए वहाँ वुडवर्थ ठोक देना आप। तो ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, ये वह जो ये वह का धनी था, ये वह वर्ण है, वह का वर्ण का धनी, वह वर्ण का धनी। इसका मतलब क्या हुआ, ये परिभाषा देगा, या तो वातावरण की बात करेगा, वातावरण शब्द मिल जाएगा आपको इसमें, या फिर मिल जाएगा विशेषता मिल जाएगा। ध्यान रखना विशेषता, ये विशेषता आएगा, ये भी इसी की परिभाषा है विशेषता। या फिर आपको मिल जाएगा इसमें वंशक्रम मिल जाएगा, वंशक्रम की देखो ये भी, ये ऐसे छोटे मोटे शब्द जो है ना, ये इन्होंने दिए थे, किन्होंने, वुडवर्थ ने। तो ध्यान देना, ये तो एक बार डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया गया। ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या, ये ऐसे प्रश्न दिया था कि निम्न में से कौन सा सूत्र वंशक्रम तथा
वातावरण के लिए सही है। तो ध्यान देना, ये विकास बराबर लिखा हुआ था, उसमें विकास बराबर लिखा वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल। तो ये सूत्र ध्यान रखना, एक बार सीटेट में आ चुका है ये। तो ये सूत्र को आप याद रखना दोस्तों, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है ये सवाल। तो ये देखो मैंने क्या बताई आपको, बाल विकास की परिभाषा बताई, बाल विकास की परिभाषा खत्म हो गई है। अब इससे आगे हम बात करेंगे दोस्तों। पहले आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो मैं केवल आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो प्यारे साथियों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों ध्यान देना, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, भले आप बुद्धिमान हो, मैं बोल रहा हूँ बुद्धिमान आप हो, प्रतिभाशाली हो, सब कुछ हो आप, लेकिन ये फोकट की लॉजिक ना लगाएं और इसको क्या कर लो, ये जो कोड बता रहा हूँ ना वो याद कर लो। आप मेरे को परीक्षा होने के बाद अवश्य याद करोगे कि हाँ उन गुरुजी ने क्या बताया था, जो हमें कोड बताया था, आज उनसे हमारी ज़िंदगी थोड़ी सुधर गई। समझ में आ रही है ना दोस्तों। तो क्या करोगे आप, इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया, और ये कोड ध्यान रखना, ये कोड देखो केजी हम नहीं बोलते क्या, जहाँ जाएगा 1 किलोग्राम में ये दे दो ये दे दो, ये तो याद आता ही रहेगा। के फोर क्रो एंड क्रो हो जाएगा, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, जी फोर क्या हो जाएगा, गर्भकाल हो जाएगा, और एक कैप और किशोरावस्था हो जाएगा। तो ये परिभाषा देखो क्रो एंड क्रो की ध्यान रखना है, आप 1000 बार रट लो लेकिन याद नहीं आएगी। लेकिन अब आपको केवल 2 शब्द याद रखने हैं। पहला तो क्या, क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो में पहला कौन सा, गर्भकाल, दूसरा कौन सा, किशोरावस्था। तो ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। देखो बाल विकास की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी, बाल विकास की जो परिभाषा मैंने बताई थी आपको कि एक बालक में गर्भकाल से लेकर जन्म के बाद की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को बाल विकास कहते हैं। अब ध्यान देना इधर आगे, फिर क्रो एंड क्रो की परिभाषा की बात की थी हमने। क्रो एंड क्रो की परिभाषा बताई थी मैंने कि गर्भकाल से लेकर जन्म के बाद किशोरावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन जो है ना, ये बाल विकास कहलाता है। और इसके लिए मैंने ट्रिक क्या बताई, केजी। केवल आपको ये सब याद रखना, केजी। दोस्तों मेरा विश्वास कीजिए, ये परिभाषा जो अगर आ गई ना तो अब तो आपसे गलत नहीं होगी, ठीक है ना। भले आप प्रतिभाशाली हो लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको याद कर लेना। अब आगे ध्यान देना, बर्क की बात कर लेते हैं। बर्क जो होता है ना, बर्क ने क्या बताया था, जन्म से पूर्व की अवस्था से लेकर बाद की परिपक्वता की अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जो था ना, ये क्या कहलाता है, हमारा बाल विकास कहलाता है, बाबू पीपी। इसका कोड क्या हो जाएगा, बाबू पीपी। ये वुडवर्थ जहाँ जाए ना, आपको या तो वातावरण की बात करेगा, या विशेषता की बात करेगा, या वंशक्रम की बात करेगा। तो ये वुडवर्थ आते हैं, आपको पता चल जाएगा। और फिर मैंने विकास का सूत्र बताया आपको। विकास का जो सूत्र होता है ना, ये होता है वंशक्रम गुणा वातावरण। तो दोस्तों अब इससे आगे हम बात करने वाले हैं कि एक बालक में जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे आगे शिशुअवस्था की, फिर हम बात करेंगे बाल्यावस्था की, किशोरावस्था की, प्रौढ़ावस्था की। उसके बाद में हम इससे संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ध्यान दें दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी जानकारी, नई नई जानकारी दी जा रही है। ऐसी अद्भुत ट्रिकें बताई जा रही हैं जिनसे आपका प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। बस हम काम ही इसी पर करते हैं, एक तो बच्चों को बहुत अच्छी स्टडी करवाए, और दूसरा उनको अगर जो चीज़ याद नहीं होती ना उसको कैसे ट्रिक के साथ याद करवाई जाए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल। जय भारत माता।